अगर आप इस नॉवेल के सभी नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो अभी नॉवेल सुनो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। सिर्फ 199 रुपए प्रति महीने की सब्सक्रिप्शन में आपको इस नॉवेल के पूरे एपिसोड के साथ साथ यूट्यूब चैनल नॉवेल्स फेयर के सभी नए और पुराने नॉवेल्स के पूरे एपिसोड भी सुनने को मिलेंगे। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट डिस्क्रिप्शन में दी गई नॉवेल सुनो इंस्टाग्राम आईडी पर भेज दें। स्क्रीनशॉट वेरीफाई होने के 24 घंटे के भीतर आपको नॉवेल सुनो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक भेज दिया जाएगा। तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी सब्सक्राइब करें और अपनी पसंदीदा कहानियों का मजा बिना किसी इंतजार के लें। बैक टू द 70s, टैंगलिंग विद द ब्लैक बेलीड आर्मी ऑफिसर। अध्याय 1 रेशियो 75 वर्षों की यात्रा। बहन, मुझे डराओ मत, हमारे माता पिता तो चले गए, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती बहन। एक लड़के के रोने की आवाज सुनकर चेन सुइहुआ को तेज से दर्द होने लगा और वह बेहद असहज महसूस कर रही थी। नहीं, रो मत, चेन सुइहुआ ने किसी तरह लड़खड़ाते हुए कहा। लड़के का रोना बंद हो गया और उसने आश्चर्य से कहा, बहन तुम जाग गई। तुम्हारे सिर पर इतनी जोर से चोट लगी है कि हर जगह खून ही खून है। इससे मैं बहुत डर गई, मुझे लगा कि तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। तुम इतनी देर से सो रहे हो, क्या तुम्हें प्यास लगी है? भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देता हूँ। इतना कहने के बाद कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन जल्द ही वे नजर से ओझल हो गए। चेन सुइहुआ ने आखिरकार राहत की सांस ली। अब उसे सिर्फ दर्द हो रहा था और अभी सुनी रोने की आवाज ने उसकी हालत और भी खराब कर दी थी। अब जब मुझे वह शोर सुनाई नहीं दे रहा है तो मुझे आखिरकार अधिक आराम महसूस हो रहा है। जब चेन सुइहुआ ने अपनी आंखें खोली तो उसने कुछ जर्जर और धब्बेदार दीवारें देखी। वह लोहे के फ्रेम वाले पलंग पर लेटी हुई थी, जिसके पैरों के पास 2 बड़े लकड़ी के बक्से रखे थे। बेड साइड टेबल पर एक लकड़ी की डेस्क और कुर्सी रखी थी। कमरा बहुत बड़ा नहीं था और इन चीजों के अलावा और कुछ खास नहीं था। चेन सुइहुआ ने अपरिचित परिवेश को देखा और आश्चर्य से उठ बैठने ही वाली थी कि अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ और उसके मन में एक अजीब सी याद आ गई। उसने सचमुच समय यात्रा की। 1970 के दशक में वापस यात्रा करें। अब 1975 का वर्ष है। मूल मालिक का नाम भी चेन सुइहुआ था। वह चेन वेइगुओ की दूसरी बेटी थी और इस साल 19 साल की हो गई थी। उसका एक छोटा भाई भी था जो उससे 1 साल छोटा था, जिसका नाम चेन सुयान था। चेन वेइगुओ एक सैनिक थे जो 6 महीने पहले एक मिशन में वीरतापूर्वक शहीद हो गए थे। उनकी दुर्घटना के 1 महीने से भी कम समय बाद चेन सुइहुआ की मां का भी एक गंभीर बीमारी के कारण निधन हो गया। रातों रात भाई बहन चेन सुइहुआन और चेन सुयान अनाथ हो गए। सौभाग्य से बीजिंग में उनके पास एक छोटा सा 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है और चेन वेइगुओ एक शहीद हैं, इसलिए उन्हें मुआवजे के रूप में 500 युआन की बड़ी राशि प्राप्त होती है। इसके अलावा चेन की मां एक कपड़ा कारखाने में काम करती थी। हालांकि उनका देहांत हो चुका है, लेकिन उनकी नौकरी चेन सुइहुआन या चेन सुयान को विरासत में मिल सकती है। इस तरह भले ही भाई बहन अनाथ हो गए हों, लेकिन उनका भविष्य निश्चित रूप से बुरा नहीं होगा। हालांकि चेन सुइहुआ की दादी बहुत समझदार नहीं है। एक कहावत है, सबसे बड़ा बेटा, सबसे छोटा बेटा और बीच वाला मूर्ख, और चेन वेइगुओ वही मूर्ख था। चेन सुइहुआन के एक बड़े चाचा और एक छोटे चाचा हैं। उनकी दादी की नजर में ये दोनों बेटे ही उनके भविष्य के सहारा हैं। इसलिए अपने दैनिक जीवन में बूढ़ी श्रीमती चेन लगभग हमेशा अपने बेटे के परिवार का पक्ष लेती थी और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती थी। चेन वेइगुओ ने बुजुर्ग महिला को उनके 2 बड़े परिवारों, बड़े भाई और छोटे भाई का भरण पोषण करने में मदद करने के लिए धन और प्रयास दोनों का योगदान दिया। चेन वेइगुओ सेना में कार्यरत थे। वे अपने परिवार को हर महीने 35 युआन और चेन सुइहुआ की दादी को 10 युआन देते थे। इन 10 युआन की वजह से हालांकि दादी को अपने दूसरे बेटे का परिवार पसंद नहीं था, फिर भी उनकी इज्जत बनी रहती थी। अब जब चेन वेइगुओ की मौत हो चुकी है और उसे पता चला है कि 500 युआन का मुआवजा दिया जाएगा, तो उस बूढ़ी औरत ने नखरे दिखाना बंद कर दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो चेन सुइहुआ की मां बीमार थी और स्पष्ट शब्दों में कहें तो चेन की मां ने ही उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। जैसे ही उस व्यक्ति को दफनाया गया, बूढ़ी श्रीमती चेन अपने सबसे बड़े बेटे के साथ चेन सुइहुआन और उसके भाई को ढूंढने आई। चेन सुइहुआन को न केवल अपनी मां की नौकरी छोड़नी चाहिए, बल्कि उसे चेन वेइगुओ की पेंशन भी सौंपनी चाहिए। भाई बहन ने स्वाभाविक रूप से इनकार कर दिया, इसलिए बूढ़ी श्रीमती चेन सुइहुआन की चाची और भाभी ने दोनों बच्चों पर हमला कर दिया। एक क्षण की लापरवाही में चेन सुइहुआ का सिर दीवार से टकरा गया, जिससे एक गहरा घाव हो गया और वह तुरंत बेहोश हो गई। जब दादी चेन और अन्य लोगों को यह एहसास हुआ कि कोई लगभग मर गया है, तो उन्होंने और अधिक परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप वहां से चले गए। परिणामस्वरूप मूल चेन सुइहुआ की मृत्यु हो गई और आधुनिक चेन सुइहुआ ने उसके शरीर पर अधिकार कर लिया। यहाँ क्या चल रहा है? मूल मालिक की यादें पढ़ने के बाद चेन सुइहुआ ने हैरानी से कहा। भरने के बाद चेन सुइहुआ को अचानक कुछ याद आया और उसने अपने मुंह में एक वाक्य बुदबुदाया। अगले ही पल बिस्तर पर लेटी हुई चेन सुइहुआ गायब हो गई। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई दी, गायों, भेड़ों, सुअरों और विभिन्न प्रकार की मुर्गियों, बतखों और हंसों की आवाजें। आधुनिक युग में 1 महीने पहले चेन सुइहुआ को अचानक 50 एकड़ जमीन मिल गई। इस क्षेत्र में 20 न्यू कृषि भूमि, 20 न्यू पर्वतीय भूमि और एक बड़ी नदी है जो पर्वतीय भूमि और कृषि भूमि को 2 भागों में विभाजित करती है। अब नदी के किनारे 10 एकड़ घास का मैदान बचा है। घास के मैदान के ठीक बीच में एक छोटा सा लकड़ी का घर है और उस घर के बगल में एक बड़ा गोदाम है। लकड़ी के घर के ठीक सामने लगभग 3 मीटर की दूरी पर एक कुआं है जो आध्यात्मिक जल से भरा हुआ है। वह स्थान अचानक प्रकट हुआ और चेन सुइहुआ ने सोचा कि केवल 2 ही संभावनाएं हैं, या तो प्रलय आ रही है या वो समय यात्रा करने वाली है। दोनों ही स्थिति में अब जबकि यह अवसर उपलब्ध हो गया है, इसे व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता। हालांकि चेन सुइहुआ अपने पिछले जन्म में अनाथ थी। उसने विश्वविद्यालय की पढ़ाई भी नहीं की और खुद का खर्च चलाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो प्रति माह 6000 युआन से अधिक कमाती थी और वर्षों में 60,000 युआन बचा चुकी थी। मात्र 60,000 युआन होने के बावजूद भी वो उस जगह को खेती करने के लिए आवश्यक सारी जमीन से भर सकती थी। हमने सभी मुर्गियों, बत्तखों और हंसों को नवजात चूजों के रूप में खरीदा था और अब वे इतने बड़े हो गए हैं कि वे अंडे देने लायक हो गए हैं। हमें जिन मवेशियों, भेड़ों और सुअरों की आवश्यकता है, वे सभी 1 महीने से थोड़े अधिक उम्र के हैं, जिनमें 1 नर और 5 मादाएं हैं। मैं मूल रूप से इन्हें खरीदने और इनके खुद के उत्पादन का इंतजार करने की योजना बना रहा था ताकि मेरे पास और अधिक हो सके। चेन सुइहुआन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अंतरिक्ष में समय का प्रवाह अंतरिक्ष के समय प्रवाह से भिन्न था। चेन सुइहुआन ने एक प्रयोग किया जिसमें यह अनुपात 5:1 प्रतीत होता है, यानी अंतरिक्ष के बाहर एक दिन अंतरिक्ष के अंदर 5 दिनों के बराबर होता है। इसके अलावा उस आध्यात्मिक झरने के पानी का एक तरह से परिपक्वता लाने वाला प्रभाव प्रतीत हुआ और केवल 1 महीने में ही उसके द्वारा पाले गए पशुओं की संख्या 3 या 4 गुना बढ़ गई। इसके अलावा 20 एकड़ काली मिट्टी वाली भूमि पर अब पूरी तरह से फसलें बोई जा चुकी हैं। चाहे प्रलय हो या समय यात्रा, भोजन हमेशा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। चेन सुइहुआ ने बीज खरीदते ही तुरंत 5 एकड़ गेहूं, 5 एकड़ सूखा चावल और 5 एकड़ मक्का बो दिया। शेष 5 एकड़ भूमि में आलू, मूंगफली, शकरकंद और कपास बोई गई, जिसमें से 1 एकड़ में इनमें से प्रत्येक फसल बोई गई और दूसरे एकड़ में सब्जियों के बीज बोए गए। इन फसलों की कटाई लगभग हर 10 दिन में की जा सकती है। मन से कटाई करने के बाद ये फसलें अपने आप गोदाम में जमा हो जाएंगी। एक बार फसल कट जाने के बाद किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गेहूं अपने आप आटे में बदल जाएगा और चावल से छिलका हटा दिया जाएगा। शकरकंद और आलू की कटाई के बाद शकरकंद और आलू की बेलें बच जाएंगी, जिनका उपयोग सुअरों और मुर्गियों को खिलाने के लिए किया जा सकता है। चेन सुइहुआ ने नदी में कुछ मछली के बच्चे, झींगे के बच्चे, केकड़े, लॉबस्टर और अन्य जलीय उत्पाद भी छोड़े। वहाँ काफी सारे फलों के पेड़ भी थे, लेकिन चेन सुइहुआ ने कोई पौधा नहीं खरीदा। इसके बजाय वो एक फल की दुकान पर गई और कुछ फल खरीदे। फल खाने के बाद उसने उनकी गुठलियों को मिट्टी में दबा दिया।
सेब, केले, नाशपाती, आड़ू, संतरे, कटहल, दुरियन और कुछ शाहबलूत, अखरोट, लोंगान, लीची, आम, खजूर। संक्षेप में चेन सुई हुआन ने फलों की दुकानों पर उपलब्ध लगभग सभी चीजें खरीद ली और जो चीजें फलों की दुकानों पर उपलब्ध नहीं थी उनके लिए उसने पिंजोरों से कुछ फलों के पेड़ के पौधे खरीदे। पहाड़ पर इनमें से प्रत्येक के 7 या 8 पौधे लगाए गए थे। अब ये फलदार वृक्षों के पौधे बड़े पेड़ों में तब्दील हो गए हैं और चेन सुई हुआन ने फलों की पहली खेप काट ली है जो अब गोदाम में रखी हुई है। अध्याय 2 अंतरिक्ष जल। चेन सुई हुआन ने जिनसेंग, लिंगजी और डेंड्रोबियम जैसी कुछ बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियों के बीजों का ऑनलाइन ऑर्डर भी दिया जिन्हें उसने बाद में पहाड़ की ढलान पर बिखेर दिया। ये बीज काफी अच्छे से बढ़ रहे हैं, खासकर जिनसेंग जिसकी 100 से अधिक जड़ें निकल चुकी हैं। वो अपने मन से उस स्थान पर मुर्गियों, बत्तखों और हंसों को भोजन देता था और फिर गेहूं जैसी फसलों की कटाई करके उन्हें दोबारा बो देता था। ये सब करने के बाद चेन सुई हुआन को बेहद थकान महसूस हुई और शरीर में तेज दर्द होने लगा। मैंने झटपट एक कप आध्यात्मिक झरने का पानी लिया और उसे पी लिया, जिसके बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। हालांकि चेन सुई हुआन के आध्यात्मिक झरने का जल हड्डियों और मज्जा को शुद्ध नहीं कर सकता, फिर भी यह शरीर के लिए लाभकारी है। इसे लगातार पीते रहने से आपका शरीर मजबूत होगा और आपकी ताकत बढ़ेगी। आध्यात्मिक झरने का जल पीने और कुछ देर आराम करने के बाद चेन सुई हुआन जल्दी से उस स्थान से निकल गई। बाहर चेन सुइयान है और अगर वह इस परिवर्तन को देख ले तो यह अच्छा नहीं होगा। चेन सुई हुआन बिस्तर पर दोबारा दिखाई दिया और थोड़ी देर वहीं लेटा रहा। फिर चेन सुइयान हाथ में एक कटोरा लेकर आई और चेन सुई हुआन को उठने में मदद की। बहन, घर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मुझे 2 अंडे और थोड़ी भूरी चीनी उस जगह मिली जहां मां चीजें छिपाती थी। मैंने तुम्हारे लिए भूरे रंग की चीनी से बने 2 अंडे बनाए हैं, इन्हें जल्दी खा लो ताकि तुम्हारी ऊर्जा फिर से भर जाए। चेन सुइयान ने कटोरा चेन सुई हुआन को देते हुए कहा। पिछले कुछ दिनों से दादी चेन और उनका परिवार हर कुछ दिनों में घर आ रहे हैं और घर से खाने पीने की चीजों और घरेलू सामान सहित जितना हो सके उतना सामान ले जा रहे हैं। भाई बहन ने एक दिन से अधिक समय से कुछ नहीं खाया है। चेन सुई हुआन अपने पिछले जन्म में अनाथ थी और उसने कभी पारिवारिक स्नेह का अनुभव नहीं किया था। चेन सुइयान की उसके प्रति इतनी परवाह देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह एक ऐसी गर्माहट है जो मेरे दिल की गहराइयों से आती है। परिवार होने का एहसास ऐसा ही होता है। बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या हमें अस्पताल जाकर इसकी जांच करवानी चाहिए? चेन सुइयान के चिंतित चेहरे को देखकर चेन सुई हुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है, घाव में अब दर्द नहीं हो रहा है। चेन सुइयान को शायद यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उनके पास इस समय ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए चाहकर भी वे अस्पताल नहीं जा सकते थे। वो दुबली पतली चेन सुई हुआन को दुख भरी निगाहों से देखते हुए आभर बैठी। बहन, जल्दी खा लो, वरना अगर वे फिर से आकर परेशानी खड़ी करेंगे तो तुम ये 2 अंडे नहीं खा पाओगी। चेन सुइयान ने जल्दी से भाप से भरे कटोरे को आगे बढ़ाया। उसके शब्दों से बूढ़ी महिला चेन और अन्य लोगों के प्रति उसकी नाराजगी जाहिर हो रही थी। चेन सुई हुआन ने सहमति में गुनगुनाया, फिर कटोरा उठाया, एक अंडा खाया और भूरी चीनी का आधा कटोरा पानी पी लिया। उसके बाद वह और कुछ नहीं खा सकी। पिछले कुछ दिनों से मेरा दिल बहुत टूटा हुआ था और मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। अचानक जब मैंने कुछ खाया तो मुझे पेट में दर्द होने लगा। अनान, ये लो, मैं और नहीं खा सकती। चेन सुई हुआन ने बचा हुआ आधा कटोरा चेन सुइयान को दे दिया। उसने अपने कमरे में कुछ खाना भी रखा हुआ था जिसे वह तुरंत खा सके ताकि बाद में भूख लगने पर वह कुछ खास बना सके। चेन सुइयान को अभी भी भूख लगी थी। ये देखकर कि उसकी बहन सचमुच खाना नहीं खाना चाहती, चेन सुइयान एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी बोली, क्यों ना हम इसे गर्म करके आज रात खा लें। घर में कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। बहन, तुम्हारा बहुत खून बह गया है। अगर तुम अस्पताल नहीं जाती हो तो यही एक चीज है जो तुम खाकर अपनी ताकत वापस पा सकती हो। अपने समझदार छोटे भाई को देखकर चेन सुई हुआन की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उसने कुछ देर सोचा, फिर चटाई के नीचे हाथ डालकर 2 युआन, एक अनाज का कूपन और एक मांस का कूपन निकाला। ये वह चीज थी जिसे मूल मालिक ने निजी तौर पर अपने पास रखा था और इसे बूढ़ी महिला चेन और अन्य लोगों ने नहीं लिया था। ये लो, ये पैसे, सरकारी रेस्तरां में जाओ और 2 टाइम का खाना खा लो। जैसे ही चेन सुइयान अपना सिर हिलाने ही वाली थी, चेन सुई हुआन ने कहा, जब तुम्हारी बहन कहे तो चले जाना। खाना वापस लाने के बाद तुम्हारी बहन को तुमसे कुछ कहना है। चेन सुइयान ने पैसे और टिकट लेने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। अब जब उसने मूल शरीर पर अधिकार कर लिया है तो वह अब चेन सुई हुआन है और वह अपने छोटे भाई के साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहती है। दादी चेन ने साफ कर दिया कि वह अपने दोनों पोतों चेन सुई हुआन और चेन सुइयान को अपना बेटा नहीं मानना चाहती। यहाँ रहना उनके लिए एक बहुत बड़ा सपना होगा, नौकरी, घर और पेंशन जो हमेशा लुभावना रहेगा। भविष्य में शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए चेन सुई हुआन को लगा कि बेहतर होगा कि वह अपनी नौकरी और घर बेच दे और फिर ग्रामीण इलाके में चली जाए। सम्राट की दूर उपस्थिति और ऊपर आकाश के कारण यदि बूढ़ी महिला चेन और उनके जैसे लोग कोई योजना बनाना भी चाहते तो वे ऐसा नहीं कर सकते थे। अब सन 1975 है। 2 साल में कॉलेज प्रवेश परीक्षा फिर से शुरू हो जाएगी। उसके बाद शिक्षित युवा अपने गृहनगर लौट सकेंगे और फिर वे दोनों बीजिंग लौट आएंगे। चूंकि वह ग्रामीण इलाके में जा रही थी, इसलिए उसे एक बेहतर जगह ढूंढनी पड़ी। वो लोगों से बचने के लिए ग्रामीण इलाके में जा रही थी, न कि वास्तव में कष्ट सहने के लिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र पहली पसंद है, जहाँ केवल एक ही फसल का मौसम होता है, जिसके बाद 6 महीने का विश्राम काल होता है। चेन सुई हुआन को खेती करना पसंद नहीं है। चेन सुइयान जल्दी से वापस लौटी और अपने साथ चावल की 2 सविंग, ब्रेस्ट पोर्क की 1 सविंग और सिरके के साथ तली हुई पत्ता गोभी की 1 सविंग लेकर आई। मैंने इन्हें 2 युआन में खरीदा था और मेरे पास अभी भी आधे बचे हैं। अनान, अगर वे इसी तरह हंगामा करते रहे तो हमें जरूर नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने मन बना लिया है, कल मैं मां की फैक्ट्री जाऊंगी, डायरेक्टर जी से मिलूंगी और अपनी नौकरी बेच दूंगी। फिर हमने अपना घर बेच दिया और पैसे मिल गए। हम ग्रामीण इलाके में चले गए। वहाँ जीवन कठिन होगा, लेकिन यहाँ की तुलना में निश्चित रूप से अधिक स्वतंत्र होगा। आप क्या सोचते हैं? एक बार जब बूढ़ी औरत चेन जैसी कोई आपसे जुड़ जाती है तो उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके पीछे 2 ताकतवर आदमी खड़े हैं। अगर वे चाहें तो आसानी से उसका फायदा उठा सकते हैं। संक्षेप में कहें तो वे अभी जितने दूर हों उतना ही बेहतर है। ये सुनकर चेन सुइयान एक पल के लिए हिचकिचाई। चेन सुई हुआन की ओर देखा, कुछ बार मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा। अनान, क्या तुम नहीं जाना चाहते? अगर कुछ कहना हो तो अपनी बहन को बता दो। हमारे परिवार में बस हम दोनों ही बचे हैं। अगर कुछ भी गलत हो तो मुझे बता देना, मुझसे कुछ मत छुपाना। चेन सुई हुआन ने अपने छोटे भाई को इस हालत में देखकर तुरंत पूछा। चेन सुइयान ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहती, बस मैं सेना में भर्ती होना चाहती हूँ। मैंने अंकल कियान से पहले ही बात कर ली है और अंकल किन सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वे मुझे आधे महीने में सेना के अड्डे पर ले जाएंगे। बहन, सेना में शामिल होना हमेशा से मेरा सपना रहा है। मैं पापा की तरह एक महान हीरो बनना चाहता हूँ। मुझे आपके अकेले ग्रामीण इलाके में जाने की चिंता है। क्यों न मैं आपके साथ चलूं? मुझे लगा कि यह कुछ और है। चूंकि आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो हो जाइए। वैसे भी सेना में आपको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। जहाँ तक मेरी बात है, चिंता मत करो, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा। दोनों भाई बहन अभी इतने छोटे और अनुभवहीन हैं कि वे दादी चेन और उनके परिवार का सीधे सामना नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उनसे दूर रहने का विकल्प चुना। चेन सुइयान सेना में भर्ती होना चाहता था, जो यहाँ से निकलने का एक अच्छा तरीका था, इसलिए चेन सुई हुआन ने उसे रोकने का इरादा नहीं किया। सेना में सेवा करना कठिन है। क्या तुम सच में इसे सहन कर सकते हो? चेन सुई हुआन ने अपने छोटे भाई को कुछ दुख भरी निगाहों से देखा। चेन सुइयान इस साल 18 साल का है और उसकी लंबाई लगभग 1.7 मीटर है। लंबाई बढ़ने की प्रक्रिया में होने के कारण वह थोड़ा पतला है। इसके अलावा अपनी मां के निधन के बाद से चेन सुइयान और उसकी बहन को उनकी दादी, चाचा और चाची से हर दिन परेशानी होती है और वे ठीक से खा पी नहीं रहे हैं और न ही ठीक से कपड़े पहन रहे हैं, इसलिए वे और भी पतले हो गए हैं। अध्याय 3, सेना में शामिल होने की इच्छा। चेन सुइयान ने अपनी बहन की ओर देखकर कहा, मुझे कठिनाइयों से डर नहीं लगता।
मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। बहन, सेना में भर्ती होते ही मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा और अपनी सारी तनख्वाह तुम्हें भेज दूंगा। इससे तुम्हें गांव में भारी काम नहीं करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बस अपनी तनख्वाह बचा लो। मेरी चिंता मत करो। छुट्टी पर मुझसे मिलने आ जाना। मैं भी जब समय मिलेगा तुमसे मिलने आ जाऊंगी। चेन सुयुआन ने हाथ बढ़ाकर अपने भाई के बालों को सहलाया और उसे अंदर से बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चेन सुयुआन ने जोर से सिर हिलाया। चूंकि तुमने सेना में शामिल होने का फैसला कर लिया है, तो अपना काम अच्छे से करो। कल अंकल किम से मिलो और उनसे पूछो कि क्या तुम तय समय से पहले सेना में भर्ती हो सकते हो। हमारी दादी और बाकी लोग इतना हंगामा कर रहे हैं, मुझे डर है कि अगर हमने देरी की तो हालात और बिगड़ सकते हैं। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। श्रीमती चेन के स्वभाव को देखते हुए वह कुछ भी करने में सक्षम थी। मूल मालिक की श्रीमती चेन के बारे में समझ के आधार पर चेन सुयुआन को अब भी कुछ हद तक डर था कि वह किसी बूढ़े कुंवारी को अपनी पत्नी के रूप में खुद को बेच देंगी। ये बात चेन सुयुआन ने यूं ही नहीं कह दी थी। बूढ़ी श्रीमती चेन के मन में यह विचार काफी समय से था। चेन सुयुआन के हाई स्कूल से स्नातक होते ही उसकी दादी ने उसके लिए पति ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने जिन पुरुषों का नाम लिया वे या तो लंगड़े थे या तलाकशुदा और उन सभी के बच्चे थे। लेकिन उनमें एक ही बात समान थी कि उन्होंने जो दुल्हन की कीमत चुकाई वह बहुत अधिक थी। श्रीमती चेन एक निर्लज और निर्मम महिला है, वो सचमुच ऐसा कुछ कर सकती हैं। चेन सुयुआन भी इस सिद्धांत को समझ गया था। अपनी बड़ी बहन के अभी भी थोड़े लाल और सूजे हुए माथे को देखकर उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। भाई बहन ने अपना खाना खत्म किया और भोर होने से ठीक पहले सोने से पहले पूरी रात बातें करते रहे। अगली सुबह चेन सुयुआन ने आध्यात्मिक झरने के पानी का एक और कटोरा पिया और उसका इस्तेमाल चावल पकाने के लिए किया। सफेद दलिया, जिसमें उसने अपनी स्थानिक क्षमता से केवल 2 छोटी मुट्ठी चावल लिए थे और साथ ही कुछ पत्ता गोभी भी भूनी। अपना भोजन समाप्त करने के बाद चेन सुयुआन सेना में भर्ती होने के बारे में चर्चा करने के लिए चेन लाउडी के साथी किन जियानहुआ से मिलने गया। चेन सुयुआन अपनी मां के बॉस और दोस्त डायरेक्टर जी को ढूंढने के लिए कपड़ा कारखाने गई। चेन की मां और डायरेक्टर जी के बीच लंबे समय से गहरी दोस्ती थी। इसके अलावा डायरेक्टर जी का कारखाने में काफी दबदबा था, इसलिए वह नौकरी बेचने में जरूर मदद करती। अरे बाप रे, हुआन, तुम्हारे सिर को क्या हुआ? निर्देशक जी युफांग ने चेन सुयुआन का माथा देखते ही आश्चर्य से पूछा। चेन सुयुआन की आंखों में तुरंत आंसू आ गए और उसने पिछले कुछ दिनों में उसके साथ घटी हर बात का ब्यौरा दिया। आंटी जी, अगर हम यहाँ और ज्यादा रुके तो मेरा और मेरे भाई का गुजारा नहीं हो पाएगा, इसलिए हम माँ के काम का कोटा बेच रहे हैं। फिर उस पैसे से मैं गांव चला जाऊंगा और अनान सेना में भर्ती हो जाएगी। ये सुनकर जी युफांग को दुख और क्रोध दोनों महसूस हुए। तुम्हारी दादी और चाचा सचमुच घृणित हैं। उन्होंने तुम्हारी मां को उसके जीवित रहते अनगिनत बार प्रताड़ित किया। तुम्हारे माता पिता का अभी देहांत हुआ है और वे पहले से ही तुम दोनों बच्चों को तंग कर रहे हैं। वे कितने बेशर्म हैं। आप समझदार व्यक्ति हैं और आपका विचार अच्छा है। चिंता मत कीजिए, हम यह मामला आंटी जी पर छोड़ देंगे। मेरी एक दूर की चचेरी बहन है जो गांव में नहीं जाना चाहती और वो मुझसे नौकरी ढूंढने के लिए कह रही है। चिंता मत करो, क्योंकि वो परिवार की सदस्य है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। 1000 युआन कैसा रहेगा? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। इन दिनों नौकरियों की बहुत मांग है और वे बहुत अच्छी तरह बिकती हैं, खासकर इसलिए क्योंकि चेन सुयुआन की नौकरी एक स्थायी पद है जिसमें उन्हें प्रति माह 35 युआन मिलते हैं। आप 2 साल में वही 1000 युआन वापस कमा सकते हैं। जी युफांग द्वारा प्रस्तावित कीमत काफी अधिक थी। सामान्यतः यह 8 या 900 में बिक सकता था। चेन सुयुआन ने तुरंत बेचने का फैसला किया। थोड़ी देर जी युफांग से बातचीत की और फिर वहां से चली गई। कपड़ा कारखाने की नौकरी छोड़ने के बाद चेन सुयुआन ने पड़ोस समिति से संपर्क किया। उसने अपनी नौकरी बेच दी और अब उसके पास अपना घर है। अब आधिकारिक तौर पर निजी तौर पर घरों की खरीद बिक्री की अनुमति नहीं है, लेकिन जब तक ये खुलेआम नहीं किया जाता तब तक ये ठीक है। चेन सुयुआन ने सुना था कि मोहल्ले की समिति की आंटी का एक भतीजा शादी कर रहा है, लेकिन उसके पास शादी के लिए घर नहीं है। क्या ये हुआ नहीं है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे सिर को क्या हुआ? एक छोटी बच्ची के चेहरे पर निशान होना अच्छा नहीं है। मोहल्ले की समिति की आंटी, जिनका उपनाम ये था, कद में छोटी और थोड़ी मोटी, अधेड़ उम्र की महिला थी। उसके पति को पहले चेन सुयुआन के पिता चेन वेंगो से मदद मिली थी, इसलिए उन्होंने चेन सुयुआन और उसके परिवार का अच्छे से ख्याल रखा। आंटी ये, मैं आपसे कुछ निजी बात करने आई हूँ। चेन सुयुआन ने आंटी ये को आंख मारी। आंटी ये ने आंखें घुमाई और चेन सुयुआन को खींचकर एक सुनसान कोने में ले गई। चेन सुयुआन ने अपना उद्देश्य सीधे तौर पर बताया। पूरी कहानी सुनने के बाद आंटी ये का चेहरा तुरंत मुस्कान से खिल उठा। उन्होंने कहा, मेरे भतीजे की शादी हो रही है, इसलिए वह अपनी शादी के घर के लिए एक बड़ा घर ढूंढ रहा है। क्या आप सचमुच वह घर बेचने जा रहे हैं? अगर हाँ तो मैं फैसला करूंगा, हम उसे खरीद लेंगे। चेन सुयुआन ने सिर हिलाया। आंटी ये एक सीधी सादी महिला थी और उन्होंने तुरंत अपने बेटे से अपने भतीजे को बुलाने के लिए कहा। दोनों ने शाम को पैसे पहुंचा दिए। चेन सुयुआन का घर काफी बड़ा है, जिसमें 3 शयन कक्ष और एक बैठक कक्ष है, जो 80 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। आंटी ये के भतीजे ने शुरू में 1200 युआन की पेशकश की थी, लेकिन कुछ बातचीत के बाद वे अंततः 1500 युआन पर सहमत हो गए। तो चलिए कल सुबह मालिकाना हक हस्तांतरित करने चलते हैं, उसके बाद हम शायद 2 दिन और रुकेंगे। चेन सुयुआन ने आंटी ये से कहा। वे दोनों इस छोटी सी बात पर तुरंत सहमत हो गए और इस पर चर्चा करने के बाद वे रात के अंधेरे में वहां से चले गए। उन दोनों के जाने के कुछ ही समय बाद चेन सुयुआन वापस आ गई। बहन, मैंने अंकल किम को बताया और उन्होंने कहा कि वे मुझे 3 दिन में ले जाएंगे। चेन सुयुआन ने कुछ अनिच्छा से चेन सुयुआन की ओर देखा। चेन सुयुआन ने आगे बढ़कर चेन सुयुआन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, ठीक है, तुम सेना में भर्ती होने जा रही हो। अपना ख्याल रखना। बहन, मैं कल ग्रामीण सेवा के लिए पंजीकरण कराने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे 2-3 दिन में निकलना पड़ेगा। सेना में तुम बिल्कुल अकेली रहोगी, इसलिए अपना अच्छे से ख्याल रखना। जब भी छुट्टी मिले मुझसे मिलने आना। चेन सुयुआन ने जोर से सिर हिलाया। अगली सुबह जल्दी उठकर चेन सुयुआन ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए पंजीकरण कराने के लिए शिक्षित युवा कार्यालय गई। नमस्कार साथी, मैं राष्ट्रीय आह्वान पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देना चाहता हूं और ग्रामीण इलाकों में जाने की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए मैं यहां पंजीकरण कराने आया हूं। उस समय शिक्षित युवा कार्यालय में केवल एक ही व्यक्ति था, जो 20 वर्ष की आयु की एक महिला कार्यकर्ता थी। जब उसने चेन सुयुआन को ऐसा कहते सुना तो वह तुरंत हंस पड़ी और चेन सुयुआन से पूछा कि वह कहां जा रही है। इसके बाद चेन सुयुआन ने उसे पूर्वोत्तर चीन के बारे में बताया। पूर्वोत्तर बहुत ठंडा इलाका है। हालांकि यह एक विशाल और संसाधन संपन्न क्षेत्र है, फिर भी बहुत कम लोग वहां जाना चाहते हैं, इसलिए अभी भी वहां कई जगहें उपलब्ध हैं। शिक्षित युवा कार्यालय के कर्मचारियों ने तुरंत चेन सुयुआन के लिए एक अच्छी जगह का इंतजाम कर दिया। नमस्कार साथी, आपका गंतव्य स्थान पूर्वोत्तर चीन के पिंगचेन जिले का शेंगली कम्यून है, जो शेंगली ब्रिगेड के अंतर्गत आता है। वहाँ खेती योग्य भूमि प्रचुर मात्रा में है और यदि आप काम करने के इच्छुक हैं तो आपको भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, शिक्षित युवा कार्यालय के एक व्यक्ति ने कहा। चेन सुयुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद साथी, मैं पूछना चाहता हूं कि हम कब रवाना हो रहे हैं? शिक्षित युवा कार्यालय के व्यक्ति ने उत्तर दिया, 3 दिन बाद सुबह 8 बजे। यह 120 युआन की शिक्षित युवा सब्सिडी और कुछ राशन कूपन है। ये सबूत है, आप इसका इस्तेमाल बाद में ट्रेन टिकट खरीदने के लिए कर सकते हैं। चेन सुयुआन ने जवाब दिया, अपना सारा सामान अपने स्टोरेज में रख दिया और फिर मुड़कर घर चली गई। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, मैंने देखा कि आंटी ए का भतीजा वहां इंतजार कर रहा था। वो जरूर चेन सुयुआन द्वारा संपत्ति हस्तांतरण पूरा होने का इंतजार करने आया होगा। वे कल ही इस पर सहमत हो गए थे, इसलिए वे दोनों सीधे स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए चले गए। अध्याय 4, काला बाजार जाना। मैं और मेरा भाई 3 दिन में निकल जाएंगे। हम तब घर की सफाई कर देंगे और आप कभी भी आकर रह सकते हैं, लेकिन मेरी दादी तुम्हें परेशानी में डाल सकती हैं, इसलिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। चेन सुयुआन ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था। आंटी वान के भतीजे ने 2 बार ठहाका लगाया। उसका तगड़ा शरीर हिल रहा था और उसने कहा, मुझे उनके द्वारा परेशानी खड़ी करने से डर नहीं लगता, मेरे पास उनसे निपटने का तरीका है। फिर वह दोबारा ठहाका लगाया। आंटी वान का ये भतीजा देखने में ऐसा नहीं लगता कि उसे हल्के में लिया जाए।
ये तो वाकई अच्छा इंसान है, केवल ऐसा ही व्यक्ति बुरी महिला चेन और बाकी लोगों को काबू में रख सकता है। इसे ही तो कहते हैं, बुरे लोगों को दूसरे बुरे लोग ही दंडित करेंगे। चेन सुई मुस्कुराई, लेकिन उसे अफसोस भी हुआ। उसे अफसोस था कि वो जा रही थी और बुरी चेन और दूसरों को कष्ट सहते हुए नहीं देख पाएगी। आंटी ये की अनदेखी के चलते चेन सुईहुआन और अन्य लोगों ने स्थानांतरण की प्रक्रियाएं शीघ्रता से पूरी कर ली। उसके बाद चेन सुईहुआन बैंक गई, एक बचत खाता खोला और उसमें 1500 युआन जमा किए। यह 1500 युआन चेन सुयान के लिए है और चेन सुयान शेष 1000 युआन अपने पास रखेगी। हालांकि चेन सुयान सेना में भर्ती होने जा रहा है, फिर भी उसके कुछ खर्चे होंगे। भविष्य में उसे शादी जैसी चीजों के लिए पैसों की जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए चेन सुयान को उसके लिए पहले से ही पैसे तैयार रखने चाहिए। ये सब करने के बाद चेन सुईहुआन ने थोड़ी देर सोचा और फिर काला बाजार जाने का फैसला किया। उसके पास वर्तमान में 10,000 जिन से अधिक आटा, 10,000 जिन से अधिक चावल और काफी मात्रा में मक्का, शकरकंद, आलू और कपास मौजूद है। चेन सुईहुआन कुछ पैसे देने को तैयार थी। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, बस टिकटों की कमी थी। आज के जमाने में अगर आपके पास पैसे हों और टिकट ना हो तो चीजें खरीदना मुश्किल हो जाता है। सेना को टिकटों की आवश्यकता नहीं होती है और वे हर महीने सैन्य टिकट जारी भी करते हैं, इसलिए चेन सुयान को कोई टिकट तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पूर्वोत्तर चीन में बहुत ठंड होती है, इसलिए आपको ढेर सारे मोटे कपड़े और कंबल लाने होंगे। चेन सुईहुआन को ठंड से सबसे ज्यादा डर लगता है, इसलिए आपको निश्चित रूप से ढेर सारे सूती कपड़े और पतलून लाने होंगे। इन सब के अलावा हमें बर्तन, दैनिक उपयोग की वस्तुएं आदि जैसी कई आवश्यक सामग्री भी तैयार करनी होगी। अपनी योजना को ध्यान में रखते हुए चेन सुईहुआन ने एक एकांत कोना ढूंढा, अपने स्थानिक आयाम में प्रवेश किया और अपने अप्रयुक्त सौंदर्य प्रसाधन निकाले और उन्हें अपने चेहरे, गर्दन और हाथों पर काले रंग से मल लिया। उसने खुद को और भी कसकर ढक लिया, एक नीला कपड़ा ढूंढा, उससे अपना चेहरा ढका और फिर अपनी पीठ पर एक बड़ी टोकरी लेकर उस जगह से बाहर आया और अस्पताल के पीछे वाली गली की ओर चल पड़ा। अस्पताल के पीछे एक काला बाजार है, जिसके बारे में चेन सुईहुआन और अन्य सभी स्थानीय लोग जानते हैं। सुनसान गली में जाने से पहले चेन सुईहुआन ने ये सुनिश्चित करने के लिए अपने पहनावे की दोबारा जांच की कि उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अंदर जाने से पहले ही उसे रोक दिया गया। चेन सुईहुआन तुरंत थोड़ी डर गई, कहीं उसे काला बाजार देखने से पहले ही गिरफ्तार न कर लिया जाए। आजकल सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी करने पर गिरफ्तारी हो सकती है। जैसे ही चेन सुईहुआन मुड़कर भागने ही वाली थी, उसने किसी को धीमी आवाज में पूछते हुए सुना, तुम क्या कर रही हो? चेन सुईहुआन ने पीछे मुड़कर उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। वो लोगों को गिरफ्तार करने के लिए नहीं, बल्कि द्वार की रखवाली करने के लिए वहां आया हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने तुरंत राहत की सांस ली। मैं यहाँ चीजें बेचने आया हूँ, उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया। 5 अंक। चेन सुईहुआन चौंक गई, लेकिन तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। तो काला बाजार में आने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। वाकई चाहे कुछ भी हो, आगे बढ़ने के लिए हमेशा पैसे की जरूरत होती है। आपको भुगतान करना होगा, चेन सुईहुआन ने कहा और 5 सेंट निकालकर उस आदमी को दे दिए। फिर वो आदमी एक तरफ हट गया और बोला, अंदर जाओ। चेन सुईहुआन ने अभी 2 कदम ही बढ़ाए थे कि अचानक पीछे मुड़कर उसने अपनी टोकरी जमीन पर रख दी। भाई, मैं कुछ सामान बेचना चाहती हूँ, क्या आपको यहाँ किसी चीज की जरूरत है? उस आदमी ने चेन सुईहुआन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूछा, क्या बात है? चेन सुईहुआन ने टोकरी को ढकने वाले कपड़े को उठाया, जिससे नीचे चमकते हुए चावल और चमकदार सफेद आटा दिखाई दिया। उस व्यक्ति की नजर बहुत तेज थी और उसने तुरंत पहचान लिया कि यह एक उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु है, निश्चित रूप से कोई विशेष आपूर्ति। उसने चारों ओर नजर घुमाई और फिर चेन सुईहुआन को हाथ हिलाकर इशारा किया, मुझे थोड़ा थोड़ा सब कुछ दे दो, मैं अपने बड़े भाई से जाकर पूछ लूंगा। चेन सुईहुआन ने तुरंत मुट्ठी भर चावल और मुट्ठी भर आटा उठाया और उन्हें उस थैले में डाल दिया जो उस आदमी ने उसे दिया था। उस व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति को द्वार की रखवाली के लिए बुलाया और फिर पलक झपकते ही गायब हो गया। चेन सुईहुआन लगभग 10 मिनट तक वहीं खड़ी रही, तभी वह आदमी पसीने से तरबतर होकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। हमारे बॉस ने कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं, मेरे साथ आओ। चेन सुईहुआन डरी नहीं और उसके पीछे पीछे चली गई। उसके पास चाकुओं से लैस एक स्थानिक आयाम था, इसलिए अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता तो वो पलटवार करने और खुद को बचाने की क्षमता रखती। वे दोनों अनगिनत फाटकों से गुजरते हुए और कई मोड़ों को पार करते हुए इधर उधर घूमते रहे, जब तक कि वे अंततः एक बड़े आंगन में नहीं पहुंच गए। आंगन काफी बड़ा था। मुख्य कमरे में 30 वर्ष का एक व्यक्ति बैठा था, जो देखने में काफी सभ्य लग रहा था। चेन सुईहुआन को देखकर वह मुस्कुराया। चेन सुईहुआन ने उसकी ओर सिर हिलाते हुए कहा, कैसा रहेगा? मेरा सामान काफी अच्छा है ना? चेन सुईहुआन की बात सुनकर उस आदमी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये वाकई अच्छी चीज है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास काफी कुछ है ना? मैं इससे ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं करूंगी, लेकिन मैं निश्चित रूप से प्रत्येक वस्तु के 1000 जिन से अधिक का खर्च उठा सकती हूँ। चेन सुईहुआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो आदमी सीधा बैठ गया। 1000 जिन से अधिक कोई छोटी रकम नहीं थी। उसने पहले ही चावल और आटे की जांच कर ली थी और वे सभी बेहतरीन गुणवत्ता के थे। ठीक है, मुझे 1000 किलो चावल और 1000 किलो गेहूं का आटा चाहिए। आपके पास और क्या है? मैं वो भी ले सकता हूँ। चेन सुईहुआन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मेरे पास मक्का, सोयाबीन, शकरकंद, आलू, कपास, सब्जियां और सेब हैं। मेरे पास सुअर का मांस है और मेरे पास मुर्गी, बत्तख और हंस भी भरपूर मात्रा में है। अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ भी बेच सकता हूँ। इस बार न केवल अधेड़ उम्र का व्यक्ति स्तब्ध रह गया, बल्कि चेन सुईहुआन को लेकर आए बड़े भाई भी अवाक रह गए। चेन सुईहुआन को एक ही बार में इतनी सारी बातें कहते देख अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अचानक बेचैनी महसूस हुई और उसकी निगाहें चेन सुईहुआन पर सतर्कता और बारीकी से टिकी हुई थी। चेन सुईहुआन इतनी सारी चीजें पैदा करने में सक्षम थी, या तो उसके पीछे कोई है या उसे चारा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग काला बाजार में काम करने का साहस करते हैं, वे स्वभाव से ही बहुत सतर्क होते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की निगाहों में आए बदलाव को देखकर चेन सुईहुआन ने भावहीन होकर उसकी निगाहों का सामना किया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चेन सुईहुआन को देखा और महसूस किया कि वो यहाँ सिर्फ मछली पकड़ने के लिए नहीं आई है, जिसका मतलब है कि इस महिला के पीछे कोई न कोई जरूर है और वह भी काफी प्रभावशाली व्यक्ति। ठीक है, मैं ये सब ले लूंगा, प्रत्येक के 1000 जिन। कुछ देर सोचने के बाद काले बाजार के सरगना ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे 20 मुर्गियां, 20 बत्तखें और 20 हंस भी चाहिए। इतनी विविधतापूर्ण वस्तुएं मिलना दुर्लभ है। इस सौदे से वह भारी मुनाफा कमा सकता है और फिर तुरंत निकाल सकता है। पिछले कुछ दिनों में ब्लैक मार्केट के सरगना को जानकारी मिली है कि रेड आर्मबैंड संगठन कुछ गतिविधियां शुरू कर सकता है और उनका स्थान खतरे में है, क्योंकि इसे किसी भी समय बंद किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से काला बाजार के सरगना की हालत खराब है। अब जब चेन सुईहुआन ने इतनी सारी चीजें भेजी हैं, तो वह जोखिम उठाकर काला बाजार बंद करने से पहले उन सभी को बेचने का सोच रहा है। चेन सुईहुआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, पहले कीमत तय कर लेते हैं। आपके चावल और आटा सभी बेहतरीन गुणवत्ता के हैं और मैं ईमानदारी से आपके साथ व्यापार कर रहा हूँ, इसलिए चावल 20 सेंट प्रति पाउंड और आटा 25 सेंट प्रति पाउंड है, जो आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति द्वारा बेचे जाने वाले दाम से पहले ही अधिक महंगा है। चेन सुईहुआन के आने से पहले वह आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति में कीमतों की जानकारी लेने गई। सहकारी समिति को कूपन की आवश्यकता थी और आटा 24 सेंट और चावल 18 सेंट में बिक रहा था। अध्याय 5 लेन देन। काला बाजार के सरगना द्वारा प्रस्तावित कीमत वास्तव में आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति द्वारा प्रस्तावित कीमत से अधिक थी। ठीक है, चेन सुईहुआन ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। मक्का और सोयाबीन 15 सेंट प्रति पाउंड है, शकरकंद और आलू 10 सेंट प्रति पाउंड है और कपास 50 सेंट प्रति पाउंड है। सेब 15 सेंट प्रति पाउंड है। मुर्गियां 5 युआन प्रति पीस हैं, बत्तखें और हंस 4 युआन प्रति पीस हैं। अरे लड़की, ये दाम तुम्हें कैसे लगेंगे? ये कीमतें काफी वाजिब हैं। आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति की कीमतों से थोड़ी ही अधिक महंगी हैं, इसलिए चेन सुईहुआन अभी भी बहुत संतुष्ट हैं। और सुअर का मांस, मैं 1000 जिन भी निकाल सकता हूँ। चेन सुईहुआन ने अंतरिक्ष में मौजूद सुअरों को देखा। अब तक 16 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मुख्यधारा में पहचान मिल चुकी है। केवल 4 सुअरों को मारकर 1000 जिन सुअर का मांस प्राप्त किया जा सकता है।
मैं 85 सेंट प्रति पाउंड के हिसाब से सुअर का मांस खरीदूंगा। सुअर का मांस एक मूल्यवान वस्तु है, इसलिए काला बाजार के सरगना ने तुरंत यह निर्णय लिया। ठीक है, आज रात शहर के पश्चिम में स्थित बांस के जंगल में मुझसे मिलो। मैं अपना सारा सामान वहीं छोड़ दूंगा। मैंने अभी गणना की है कि इनमें से प्रत्येक वस्तु का वजन 1000 जिन है। साथ ही मुर्गी, बतख और हंस का मांस भी शामिल है, जो कुल मिलाकर 2610 टुकड़े होते हैं। मुझे सिर्फ 1000 युआन चाहिए और बाकी के 1610 युआन आप मुझे कूपन के रूप में दे सकते हैं। ये कूपन पूरे देश में मान्य है, किसी भी तरह के कूपन चलेंगे। आप तय कर सकते हैं कि इन्हें मेरे लिए कैसे प्राप्त करना है। और हाँ, अगर आप मुझे घड़ी, साइकिल, सिलाई मशीन या हवाई जहाज का टिकट भी दिलवा सके तो बहुत अच्छा होगा। बेशक अगर आपको वाकई इतने टिकट नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उन्हें छोटी पीली मछलियों, ज़ेड की प्राचीन वस्तुओं आदि जैसी चीजों के बदले में भी दे सकते हैं। चेन सुइहुआ ने काला बाजार के सरगना से कहा। काला बाजार के सरगना ने कहा, अभी मुझे उतने टिकट नहीं मिल सकते, लेकिन मेरे पास छोटी पीली मछलियों जैसी बहुत सी चीजें हैं। चिंता मत करो, मैं ये चीजें आज रात जरूर ले आऊंगा। काला बाजार के सरगना से मुलाकात का समय तय करने के बाद चेन सुइहुआ वहां से चली गई। वहां से निकलने के बाद चेन सुइहुआ कुछ देर इधर-उधर घूमी और पाया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। फिर उसने एक सुनसान कोना ढूंढा, अपने कमरे में गई और खुद को अच्छे से धोया। उसने अपने पुराने कपड़े वापस पहन लिए और फिर से सहज भाव से प्रकट हुआ। काला बाजार छोड़ने के बाद चेन सुइहुआ कपड़ा कारखाने में गया। जी युफांग ने पहले ही अपनी मां की नौकरी बेच दी थी और चेन सुइहुआ को 1000 युआन दे दिए थे। चेन सुइहुआ घर गई और चेन सुइया ने पहले से ही रात का खाना तैयार कर रखा था और उसका इंतजार कर रही थी। कैसा रहा? क्या वे आज परेशानी पैदा करने आए थे? चेन सुइहुआ ने पहले घर का चारों ओर निरीक्षण किया और सुनिश्चित किया कि मेज, कुर्सियां और बेंच सभी अच्छी स्थिति में हैं। फिर चेन सुइयान से पूछा। चेन सुइयान ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उन्होंने तुम्हारे सिर पर इतना बड़ा घाव कर दिया है, तुम इस समय बहुत डरे हुए होगे। अच्छा हुआ कि तुम नहीं आए, मैं अभी बैंक गया था और तुम्हारे लिए एक बचत खाता खुलवा दिया है। उसमें 1500 युआन है, ये लो। हालांकि सेना में मासिक भत्ता मिलता है, लेकिन पैसे से चीजें आसान हो जाती हैं, इसलिए यह पैसा आपात स्थितियों के लिए आरक्षित रखा जाता है। बाकी पैसे मेरे पास ही रखो, शादी के बाद मैं तुम्हें दे दूंगी। चेन सुइहुआ ने चेन सुइयान की बचत पुस्तिका निकाली और उसे सौंप दी। बहन, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे मेरे लिए क्यों नहीं रख लेती? चेन सुइयान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वह वास्तव में पासबुक लेना नहीं चाहती थी। अगर मैं तुम्हें दूं तो ले लो। ठीक है, जल्दी खा लो। खाने के बाद तुम्हें मेरे साथ कुछ सामान खरीदने चलना होगा। मैंने अभी तक कोई कंबल या कपड़े नहीं खरीदे हैं। चेन सुइहुआ ने बचत पुस्तिका सीधे चेन सुइयान की बाहों में थमा दी, फिर बैठ गई और खाना शुरू कर दिया। इसके बाद चेन सुइयान ने अपनी बैंक बुक एक तरफ रख दी और खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद चेन सुइहुआ ने अलमारी में फिर से तलाशी ली। अपनी मां के देहांत से पहले उन्होंने बताया था कि उन्होंने कुछ नोट अलमारी में छिपा रखे हैं। चेन की मां की मृत्यु के बाद से बूढ़ी चेन और उसका गिरोह हर कुछ दिनों में आकर हंगामा मचाते हैं। चेन सुइहुआ पैसे निकालने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो चोरी न हो जाएं। काफी खोजबीन के बाद चेन सुइहुआ को अलमारी के एक गुप्त हिस्से में कुछ चिट्ठे मिले, जिनके अंदर कुछ पैसे और टिकट रखे हुए थे। पैसा ज्यादा नहीं था, लगभग 100 ही थे, लेकिन टिकट काफी थे। वहाँ मांस के कूपन, अनाज के कूपन, टॉयलेट पेपर के कूपन, कपड़े के कूपन, चीनी के कूपन, साबुन के कूपन और पेस्ट्री के कूपन थे। कागजों को पलटते हुए चेन सुइहुआ को घड़ी का टिकट भी मिल गया। ये घड़ी का टिकट संभवतः चेन की मां ने चेन सुइयान के लिए तैयार किया था, क्योंकि चेन सुइयान की शादी कुछ वर्षों में होने वाली है और आजकल शादियों में आमतौर पर 3 बार घूमना और एक आवाज घड़ी 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 और घड़ी का जिक्र करते हुए शामिल होता है। घड़ी और साइकिल के टिकट मिलना दुर्लभ है, अगर आपको ये कहीं मिल जाएं तो इन्हें जल्द से जल्द खरीद लें। चेन सुइहुआ के पास खूब पैसा था, लेकिन टिकट नहीं थे और ये टिकट ठीक समय पर मिले, जिससे उसकी तात्कालिक समस्या का समाधान हो गया। ये सभी टिकट ले लो, चेन सुइहुआ ने चेन सुइयान से कहा और दोनों भाई बहन सीधे डिपार्टमेंट स्टोर की ओर चल दिए। ये डिपार्टमेंट स्टोर बीजिंग की एक ऐतिहासिक इमारत मानी जाती है, जिसमें कुल 6 मंजिलें हैं। चेन सुइहुआ ने हल्के कपड़ों के 4 सेट खरीदे, जो ज्यादातर सामान्य रंगों के और टिकाऊ थे, क्योंकि वह ग्रामीण इलाकों में काम करने वाली थी और वहाँ अच्छे कपड़े पहनना उचित नहीं होगा। जहाँ तक सूती गद्देदार कोटों की बात है, वे लगभग बिकते नहीं हैं, आपको उन्हें खुद सिलवाने के लिए किसी दर्जी को ढूंढना पड़ेगा। चेन सुइहुआ पूर्वोत्तर चीन पहुंचने के बाद अपने लिए एक मोटा कोट सिलवाने के लिए किसी दर्जी को ढूंढने की योजना बना रही है। अब समय बहुत कम बचा है, इसे करने में बहुत देर हो चुकी है। कपड़े खरीदने के बाद चेन सुइहुआ ने काम के लिए पीले रंग के 5 या 6 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी बारिश के जूते और कई जोड़ी दस्ताने भी खरीदे। थर्मस, केतली, चाय के मग और ऐसी ही चीजें हमारे घर में पहले से ही मौजूद हैं। चूंकि हम घर बेच ही रहे हैं, इसलिए हम इन चीजों को अपने साथ जरूर ले जाएंगे। चेन सुइहुआ ने ताला बेचने वाले को देखकर 2 सिरेमिक बेसिन, 2 एल्यूमिनियम के लंच बॉक्स और कुछ ताले खरीद लिए। उसके बाद उन्होंने पेस्ट्री, ब्राउन शुगर, व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी, फ्रूट कैंडी और आखिर में कुछ फेस क्रीम की बोतलें खरीदी। घर लौटने से पहले उनके पास लगभग सारे टिकट खत्म हो गए थे और वे सामान से भरे बैग लेकर घर चले गए। उस रात चेन सुइहुआ ने केवल आध्यात्मिक झरने के जल का उपयोग करके खाना पकाया। खाना खाने के बाद चेन सुइहुआ को अस्वस्थता महसूस हुई और उन्हें बार-बार शौचालय जाना पड़ा। चेन सुइहुआ जानती थी कि यह विश्रण का संकेत है, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज किया, उससे कुछ कहा और चली गई। चेन सुइहुआ ने अपनी पड़ोसी से एक साइकिल उधार ली और उस पर सवार होकर शहर के पश्चिम की ओर चली गई। शहर के पश्चिमी हिस्से में बहुत कम लोग आते हैं। जब चेन सुइहुआ तय स्थान पर पहुंची तो उसने आसपास के इलाके में काफी अव्यवस्था फैला दी और कई बार इधर-उधर घूमकर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। तभी उन्होंने अपने भंडारगृह से वे सभी वस्तुएं निकाली जिन्हें वे बेचना चाहते थे। लगभग 20 मिनट इंतजार करने के बाद काला बाजार का सरगना लोगों के एक समूह के साथ पहुंचा। चेन सुइहुआ के पीछे की चीजें देखकर काले बाजार के सरगना की पहले की परिष्कृत मुस्कान चापलूसी भरी मुस्कान में बदल गई। अरे लड़की, तुम तो कमाल हो, ये सब बेहतरीन चीजें हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमें फिर कभी साथ काम करने का मौका मिलेगा। काला बाजार के सरगना ने अपने आदमियों को सामान हटाने का आदेश दिया और फिर चेन सुइहुआ के करीब जाने की कोशिश की। चेन सुइहुआ जल्द ही ग्रामीण इलाके में जाने वाले हैं और शायद उन्हें बीजिंग लौटने में 2 साल लग जाएंगे। ऐसा लगता है कि वे निकट भविष्य में इस व्यवसाय को जारी नहीं रख पाएंगे। अगली बार इस बारे में बात करेंगे। मेरे लिए चीजें बनाना इतना आसान नहीं है, चेन सुइहुआ ने कहा। काला बाजार के सरगना ने इस बारे में सोचा और सहमति दे दी। इतनी सारी वस्तुएं जो स्पष्ट रूप से उच्च गुणवत्ता की थी, आसानी से नहीं मिलनी चाहिए। ये लीजिए, ये पैसे और टिकट हैं, इन्हें गिन लीजिए। अगर आपको वाकई इतने टिकट नहीं मिल रहे हैं तो मैं बाकी बचे 600 युआन की भरपाई के लिए कुछ छोटे पीले सिक्के या कुछ और इस्तेमाल कर लूंगा। काला बाजार के सरगना ने पैसों और टिकटों का एक गट्ठा, साथ ही 2 बक्से सौंप दिए। दोनों बक्सों के अंदर एक में 20 छोटी पीली मछलियां थीं और दूसरे में शाही हरे रंग के आभूषणों का एक सेट, अच्छी जल सामग्री वाले कंगन के 4 जोड़े, 2 चांदी के कंगन और 1 सोने का ताला था। इतनी अधिक मात्रा में सोना और ज़ैद देखकर चेन सुइहुआ अवाक रह गई। अध्याय 6 तुम्हें से किसी को भी अब जीवित नहीं रहना चाहिए। केवल इसी युग में इतनी सारी चीजें 600 युआन में बेची जा सकती थीं। आखिरकार ये चीजें अब अनुपयोगी हैं और इन्हें खुले में रखने से निश्चित रूप से बहुत परेशानी होगी। 20-30 साल में इन चीजों की कीमत कम से कम 70-80 गुना बढ़ जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या उस समय इस काला बाजार के सरगना को लगेगा कि उसे नुकसान हुआ है। सामान रखने के बाद चेन सुइहुआ ने ब्लैक मार्केट के सरगना से और कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गई। बेशक काला बाजार के सरगना ने अपने पीछे किसी को नहीं भेजा, वह सिर्फ एक बिचौलिए की भूमिका निभाना चाहता था और खुद को मरवाना नहीं चाहता था। अपना सारा सामान अपने स्टोरेज में रखने के बाद चेन सुइहुआ साइकिल से घर चली गई। अपने घर की बत्तियां जलती देखकर चेन सुइहुआ को अचानक राहत मिली।
पहले तो ऐसा लग रहा था मानो उसके लिए हजारों घरों में से किसी की भी बत्ती नहीं जल रही हो। अब उसके पास भी एक दीपक था जो उसका अपना था। चेन सुइहुआन को अंदर से खुशी महसूस हुई। उसने अभी अभी एक महिला को गाली देते हुए सुना था और मुस्कुरा दी थी। आवाज सुनते ही चेन सुइहुआन का दिल जोर से धड़कने लगा। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह नियंत्रित कर सकती थी, बल्कि यह इस शरीर से बची हुई एक सहज प्रवृत्ति थी। ऐसा प्रतीत होता है कि दादी चेन और अन्य लोगों द्वारा मूल मालिक चेन सुइहुआन पर डाली गई छाया अभी भी काफी महत्वपूर्ण है। इस हद तक कि मूल मालिक के चले जाने के बाद भी उसका शरीर अभी भी प्रतिक्रिया करता है। तुम दोनों शैतानों, मेरे पैसों से क्या खरीदा? मैंने अभी सुना है कि तुम दोनों ने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, बड़े छोटे थैले। ये सब मेरा पैसा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर खर्च करने की? इस बार मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम दोनों छोटे दरिंदों, तुम कर्ज वसूलने वालों, मेरा पैसा अभी के अभी वापस करो। दरवाजे से अंदर आने से पहले ही चेन सुइहुआन ने बूढ़ी श्रीमती चेन की तेज और कठोर गालियां सुनी, जिसमें वह बार-बार उसे छोटी जानवर कह रही थी। जो कोई भी इस बारे में न जानता हो, वह सोचेगा कि वो किसी दुश्मन को कोस रही हैं। ठंडे चेहरे के साथ चेन सुइहुआन ने दरवाजे पर लात मारी और दरवाजा दीवार से जोर से टकराया। कमरे में मौजूद राक्षसों और दानवों का समूह तुरंत पीछे मुड़ा और आश्चर्य से भरे चेहरों के साथ एक दूसरे को देखने लगा। चेन सुइहुआन ने चारों ओर नजर घुमाई और व्यंग्य भरी मुस्कान दी। वे सभी वहां मौजूद थे। चाचा चेन का परिवार और उनके छोटे चाचा का परिवार, सभी वहां थे। कमरा पूरी तरह से भरा हुआ था। बीच में कमर पर हाथ रखकर खड़ी और बड़बड़ा रही बूढ़ी श्रीमती चेन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह चेन सुइहुआन थी। वो एक पल के लिए रुक गई और उसका गुस्सा और बढ़ गया। अरे छोटी वेश्या, क्या तुम मरना चाहती हो? इतना शोर मचा रही हो, सच में कुछ और ही हो। अगर कुछ दिनों में तुम्हें सबक नहीं सिखाया गया तो तुम छत पर चढ़ जाओगी। दादी चेन को लगा कि चेन सुइहुआन ही असली चेन सुइहुआन है। जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने अपने हाथों को कमर पर रखा, अपनी उंगली से अपनी नाक की ओर इशारा किया और उसके पास चली गईं। चेन सुइहुआन को भीड़ ने घेर लिया था। उसे पीटा गया होगा। उसके चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान थे और उसके होठों पर चोट के निशान थे। ये देखकर कि बूढ़ी महिला चेन सुइहुआन के पास आने ही वाली थी, उसने तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन 2 कदम चलने से पहले ही उसके चाचा के दोनों बेटों ने उसे पकड़ लिया, एक-एक बेटा दोनों तरफ से। चेन सुइहुआन एक कदम पीछे हटी, दरवाजे के पास रखा फावड़ा उठाया और बूढ़ी औरत चेन और बाकी लोगों को ठंडी निगाहों से देखते हुए बोली, मेरे माता-पिता का अभी-अभी अंतिम संस्कार हुआ है और आप हमें जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। आप हमें जबरदस्ती मारना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो हमें से किसी को भी नहीं जीना चाहिए। चलो सब मर जाते हैं। अगर हम जी नहीं सकते तो हम अपने साथ कुछ लोगों को भी ले जाएंगे। जैसे ही वह बोल रही थी, चेन सुइहुआन ने फावड़ा उठाया और बूढ़ी औरत चेन पर वार किया। अपनी अधिक उम्र के बावजूद बूढ़ी औरत चेन काफी फुर्तीली थी। कुछ पल की झिझक के बाद वह तुरंत चिल्लाया और तेजी से बच निकला। चेन सुइहुआन पागलों की तरह हाथ में फावड़ा लहरा रही थी। उसके चाचा और चाची प्रतिक्रिया देने में देर कर रहे थे और चेन सुइहुआन के फावड़े से उनके कंधों और पैरों पर वार हुआ, जिससे उनके शरीर पर तुरंत चोट के निशान पड़ गए। अरे चेन सुइहुआन, क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारी चाची हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अंकल चेन ने कंधे रगड़ते हुए पुकारा और हौंकते हुए कहा। उनका चेहरा गंभीर था। अरे छोटे शैतान, तुमने अपने चाचा को मारने की हिम्मत भी की? तुम पागल हो गए हो। चेन सुइहुआन की आंखें लाल हो गई थी और उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। ये डर से नहीं, बल्कि उत्साह से था। मुझे अब मौत से भी डर नहीं लगता, तो फिर पागल होने से क्यों डरूं? मैंने तुम्हें हर दूसरे दिन यहाँ आकर हमसे पैसे मांगने की इजाजत दी है। मैंने तुम्हें यहाँ आकर हमें धमकाने की भी इजाजत दी है। तुम सब मर जाओगे। चेन सुइहुआन ने सामने दिखने वाले हर किसी पर हमला कर दिया, खासकर भीड़भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाते हुए, और अपने बेतहाशा मुक्कों से बूढ़े मालिक को पीट-पीट कर मार डाला। बूढ़ी श्रीमती चेन और अन्य लोग मार खाते हुए दर्द से चीख रहे थे। चेन सुइहुआन को गंभीर देखकर सभी लोग डर गए और कमरे में इधर-उधर भागने लगे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसका सामना करे। चेन सुइहुआन को पकड़े हुए दोनों लड़के भी चेन सुइहुआन को अपनी ओर आते देख थोड़ा डर गए। उन्होंने चेन सुइहुआन को आगे धकेला और तुरंत भाग गए। अनान, रसोई में जाओ और मेरे लिए एक चाकू ले आओ। आज हम इनके साथ ही मरेंगे। अगर हम मर भी गए तो भी इनमें से कुछ को अपने साथ ले जाएंगे। चेन सुइहुआन अब उन्माद में थी। उसके शब्दों से एक निर्मम इरादा झलक रहा था, जिससे बूढ़ी श्रीमती चेन और अन्य लोग कांप उठे। उन सब में सबसे चालाक ने ये सुनकर तुरंत हंसते हुए मामले को संभालने की कोशिश की। हुआन, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी दादी तो बस ये देखने आई थी कि कहीं तुम पैसे बर्बाद तो नहीं कर रही हो। अगर आप नहीं चाहते कि हम आपको जाते हुए देखें तो बस कह दीजिए। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपकी दादी आपसे बड़ी हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि अगर यह बात फैल गई तो लोग आपके बारे में पीठ पीछे बातें करेंगे? हे, तुम मुझे मौत के कगार पर धकेल रहे हो, मुझे इसकी क्या परवाह है? तुम जा रहे हो या नहीं? अगर नहीं तो यहीं रहो। चेन सुइहुआन बहुत आज्ञाकारी था। वो रसोई में भागा, 2 चाकू निकाले, एक चेन सुइहुआन को दिया और दूसरा अपने हाथ में पकड़ लिया। चेन सुइहुआन ने सारी सब्जियां उठाई और बिना किसी झिझक के उन्हें बाहर फेंक दिया, जो सीधे बूढ़ी श्रीमती चेन की छाती पर जा लगी। दुर्भाग्यवश निशाना चूक गया, तलवार का पिछला हिस्सा उसे लग गया। खून तो नहीं निकला, लेकिन इससे दादी चेन और बाकी सब लोग बुरी तरह डर गए। अरे नहीं, हत्या! पोते-पोतियां अपनी दादी को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। चेन सुइहुआन, तुम दोनों छोटे दरिंदों, मेरी हत्या करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं पुलिस को बुलाकर तुम दोनों को गिरफ्तार करवा रही हूँ। ठीक है, मैं अपनी जान देकर कीमत चुकाऊंगा। ये देखकर कि चेन सुइहुआन के हाथ से चाकू छीनकर उसे फेंकने का खेल जारी रखने ही वाली थी, बूढ़ी श्रीमती चेन आखिरकार डर गईं, अब और चिल्लाने की हिम्मत नहीं कर पाईं और सबसे पहले कमरे से बाहर भाग गईं। उसके पीछे एक बड़ा समूह हत्या चिल्लाते हुए बाहर भागा। चेन सुइहुआन अभी भी गुस्से में थी, इसलिए वो उनके पीछे दौड़ी और काफी दूर तक उनका पीछा करने के बाद रुकी। उनकी पीछे हटती हुई आकृतियों को देखकर चेन सुइहुआन ने कुछ और कठोर शब्द कहे। तुम भाग सकते हो, तुम बच निकल सकते हो, लेकिन मंदिर नहीं बच सकता। अगर तुमने दोबारा आने की हिम्मत की तो मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। रात को सोते समय एक आंख खुली रखना, वरना मैं तुम सबको आग लगा दूंगा। अगर वे हमारे लिए जीने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो हमें से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। शोरगुल काफी तेज था, जिससे पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित हुआ। चेन सुइहुआन को चाकू पकड़े और चेहरे पर जानलेवा भाव देखकर वे भयभीत हो गए। चेन सुइहुआन ने उन लोगों को देखा, अपने हाथ में पकड़ी हुई छुरी नीचे फेंक दी, मुंह फुला लिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। माँ और पिताजी, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? आपके जाने के बाद हम निराशा के कगार पर पहुंच गए थे। दादी कुछ दिनों में मेरे चाचा चाचियों को मुसीबत खड़ी करने के लिए लाती हैं। कल उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह पीटा कि मेरे सिर पर गहरा घाव हो गया, और आज उन्होंने मेरा दरवाजा रोककर मेरे छोटे भाई को पीटा। पापा, मम्मी, कृपया हमें अपने साथ ले चलो, हम हताशा की कगार पर पहुंच गए हैं। अध्याय 7, भाई को विदा करना। चेन सुइहुआन का इरादा तो सिर्फ थोड़ा रोने का नाटक करने का था, लेकिन जितना ज्यादा वह रोई उतना ही ज्यादा वह परेशान महसूस करने लगी और अंत में वह सचमुच रोने लगी। यह कोई नाटक नहीं था, व्यक्त की गई सच्ची भावनाओं ने पड़ोसियों के दिलों को छू लिया, जो इस दृश्य को देखकर बहुत दुखी हुए थे। वो बूढ़ी श्रीमती चेन और उनका परिवार सच में बहुत बुरे हैं। हुआन और आनान के पिता का अभी निधन हुआ है और वे अभी से लोगों को इस तरह परेशान कर रहे हैं। हुआन कितनी अच्छी बच्ची है, उसे जबरन सर्जरी करानी पड़ी, उसे कितना अन्याय सहना पड़ा होगा। जब श्रीमती चेन जीवित थी तब उन्हें अपने दूसरे बेटे की परवाह नहीं थी। अब जब वो मर चुका है तो उनके द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की संभावना और भी कम है। हुआन के सिर पर लगे बड़े घाव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में इन दोनों भाई बहनों की खूब पिटाई हुई है। बहन, रोना बंद करो। बहन, चेन सुइहुआन को इतना रोते देख बुरा लगा और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। चेन सुइहुआन को धूल से लथपथ और चेहरे पर थप्पड़ के निशान के साथ देखकर पड़ोसियों को उस पर दया आ गई और वे चेन सुइहुआन और उसके परिवार पर चिल्लाने लगे।
हुआन हुआन, रोना बंद करो, तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ा घाव है, अगर तुम ज्यादा परेशान हुई तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। शाओहान, जल्दी से अपनी बहन को उठाओ, वह घायल है और उसे सर्दी लगने का खतरा नहीं है। हुआन हुआन, रोना मत, यहाँ मौजूद हर कोई गवाह है कि हम उन्हें तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करने देंगे। चेन सुइहुआ अंततः शांत हो गई, अपने आंसू पोंछे खड़ी हुई और लोगों को धन्यवाद दिया। आप सभी चाचा, चाची और दादी को धन्यवाद। आज मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि मैंने अपने भाई को बुरी तरह पिटते हुए देखा। मेरी दादी और बाकी लोग हर कुछ दिनों में आकर हंगामा करते हैं। हम भाई बहन इस तरह से और नहीं जी सकते। फिर चेन सुइहुआ ने चेन सुयान को बाहर खींच लिया और दोनों भाई बहन ने मिलकर पीड़ित होने का नाटक किया। चेन सुइहुआ के परिवार के साथ आमतौर पर घनिष्ठ संबंध रखने वाली दो चाचियों ने भाई बहनों को एक तरफ से उठाकर घर ले जाने में मदद की। घर पूरी तरह अस्त व्यस्त था, मेजें, कुर्सियां और बेंचें फर्श पर उल्टी पड़ी थीं। सबने थोड़ी थोड़ी सफाई की, फिर सिर हिलाते और आह भरते हुए चले गए। जैसे ही ये लोग चले गए, चेन सुइहुआन झट से उठ बैठी, दरवाजा बंद किया और फिर चेन सुयान से पूछा, क्या हमने खरीदी हुई चीजें छिपा दी हैं? चेन सुयान ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने सब कुछ छिपा दिया। मुझे पता था कि वे आज जरूर आएंगे और हंगामा करेंगे, इसलिए आपके जाने के बाद मैंने सारा सामान अपने माता पिता के कमरे में रख दिया और उसे ताला लगा दिया। जब आप वापस आए तो वे मुझसे चाबियां मांग रहे थे। चेन सुइहुआन ने अपने छोटे भाई के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, शाबाश, आज के बाद वहाँ कुछ दिनों तक शांति रहेगी। चलो इन 2 दिनों का फायदा उठाकर जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलते हैं। ठीक है, चेन सुइहुआन ने कहा, फिर अपने माता पिता के कमरे का दरवाजा खोला और चेन सुइहुआन को उसका सामान पैक करने में मदद करने के लिए अंदर चली गई। ये सारे रजाई सामान पैक कर दो, मैं कल तुम्हारे लिए डाकघर भेज दूंगी और सीधे डाक से भेज दूंगी। तुम्हें ट्रेन में इतना सारा सामान लाने की जरूरत नहीं है। चेन सुइहुआन ने सामान पैक करते हुए चेन सुइहुआन से धीरे से कहा। मुर्गी की तरह व्यवहार कर रही चेन सुइहुआन को देखकर चेन सुइहुआन समझ गई कि यह बच्चा उन दोनों से अलग होने के लिए अनिच्छुक है। ठीक है, आप जो कहें, हमारे घर में एक छोटा सा बॉयलर और एक लोहे का बर्तन भी है, इन्हें अपने साथ ले जाओ। मैंने सुना है कि जब हम ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो हम साथ मिलकर खाना खाएंगे। यदि आप विशेष भोजन ले जाते हैं तो शायद आपको वह मिल जाए या आप उनसे अलग भोजन कर सकते हैं। अकेले भोजन करने का मतलब हमेशा ये होता है कि आपको कुछ बेहतर मिल सकता है। ठीक है, मैंने वह मोटा रजाई और सूती गद्दी वाली जैकेट पैक कर दी है जो माँ ने तुम्हारे लिए बनाई थी। पूर्वोत्तर चीन पहुंचकर अपना अच्छे से ख्याल रखना। काम के पॉइंट्स के लिए खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेजूंगा। खुद पर ज्यादा काम का बोझ मत डालो। सेना में मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, तुम भूखे नहीं रहोगे। मैं तुम्हें बाद में सारा पैसा और राशन कूपन दे दूंगा। अगर तुम कुछ भी न करो तब भी मैं तुम्हारा जीवन भर भरण पोषण कर सकता हूँ। चेन सुइहुआन को दिल में दर्द का एक झटका लगा जब चेन सुयान लगातार उसे टोकती रही और उसने अपनी छोटी बहन को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मुझे पता है, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपको भी सेना में अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जब आपको छुट्टी मिले तो मैं आपसे मिलने का इंतजार करूंगी। चेन सुयान ने अपनी सिसकी को रोकते हुए धीरे से मम कहा। चेन सुइहुआन का परिवार बचपन से ही उसे कोई भी भारी काम करने देने से कतराता रहा है, लेकिन अब उसे खेती करने के लिए मजबूरन ग्रामीण इलाकों में जाना पड़ रहा है। ये सोचकर चेन सुयान को बूढ़ी महिला चेन और अन्य लोगों के प्रति तीव्र घृणा का अनुभव हुआ। मैं उनसे जितनी नफरत करता हूँ उतना ही खुद को शक्तिहीन महसूस करता हूँ। बहन, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्दी ही बड़ी हो जाऊंगी और तुम्हारा सहारा बनूंगी। तब कोई भी हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। लाल आंखों के साथ चेन सुइहुआन ने फिर से ठीक है कहा। अगली सुबह नाश्ते के बाद चेन सुइहुआन और उसका भाई फिर से डिपार्टमेंट स्टोर गए, इस बार घड़ियां खरीदने के लिए। चेन सुइहुआन ग्रामीण इलाके में जा रही थी और उसके लिए समय देखने के लिए घड़ी न होना सुविधाजनक था। दोनों भाई बहनों के पास एक घड़ी है और हालांकि उन्हें टिकट की जरूरत है। घड़ी की कीमत 125 है, जो वाकई बहुत महंगी है, लेकिन सौभाग्य से चेन सुइहुआन के पास पैसे हैं। मैंने जो घड़ी खरीदी और कल मैंने जो अन्य छोटी मोटी चीजें खरीदी, उन सबका कुल मिलाकर मुझे कई सौ युआन का खर्च आया। चेन सुइहुआन के पास फिलहाल 2400 युआन से अधिक की राशि बची है। बहन, आज रात खाने के बाद मैं अंकल किम के घर जा रही हूँ। हम कल सुबह होने से पहले सेना में भर्ती होने के लिए निकलेंगे, चेन सुइहुआन ने कहा। चेन सुइहुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जाते समय पकौड़ी और घर आते समय नूडल्स। चलो बाद में अपने भाई और मेरे लिए विदाई भोज के रूप में कुछ पकौड़ी बना लेते हैं। चेन सुइहुआन ने धीरे से हम कहा। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां उसके पिता के बाहर जाने पर उनके लिए पकौड़ी बनाया करती थी, लेकिन अब उनमें से कोई भी वहां नहीं था। दोपहर में चेन सुइहुआन सरकारी रेस्तरां में गई और 2 तरह का खाना मंगवाया। एक में धीमी आंच पर पकाया हुआ सुअर का मांस और दूसरे में खट्टी मीठी सुअर की पसलियों का मांस, साथ ही कुछ सब्जियां भी। खाना खाने के बाद दोनों भाई बहन काफी तृप्त हो गए थे। खाना खत्म करने के बाद चेन सुइहुआन ने अपना सामान पैक करना जारी रखा। मेरा सामान पैक करने का काम लगभग पूरा हो गया है। पहले सामान भेज देते हैं, फिर मांस प्रसंस्करण संयंत्र जाकर मांस खरीदते हैं और रात के खाने के लिए पकौड़ी बनाते हैं। चेन सुइहुआन ने चेन सुयान से कहा। मैं अंकल लिन की साइकिल उधार लेने जा रही हूँ, चेन सुयान ने कहा और दौड़कर बाहर चली गई। चेन सुइहुआन का परिवार डाकघर से ज्यादा दूर नहीं रहता था। महज 10 मिनट में भाई बहन 3 बड़े पैकेट लेकर वहां पहुंच गए। 3 बड़े पैकेज भेजने के बाद चेन सुइहुआन ने कुछ टिकटें चुनी और उन्हें अपने स्टोरेज में रख दिया। हालांकि डाक टिकट अभी बेकार हैं, लेकिन भविष्य में उनका संग्रहणीय मूल्य बहुत अधिक होगा। विशेष रूप से बंदर वाला डाक टिकट और सभी पहाड़ और नदियां लाल हैं वाला डाक टिकट बेहद दुर्लभ है। हालांकि सभी पहाड़ और नदियां लाल हैं वाला डाक टिकट 1968 में जारी किया गया था और अब 1975 चल रहा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह अभी भी उपलब्ध है या नहीं। अगर मुझे ये दोबारा कहीं मिला तो मैं इसे जरूर खरीदूंगा। जब बिछड़ने का समय करीब आता है तो समय बहुत जल्दी बीत जाता है। भाई बहन ने मांस खरीदा, उसे बारीक काटा और पकौड़ी बनाई। जैसे ही मैंने पकौड़ी को मेज पर रखा, बाहर आसमान में अंधेरा छाने लगा। खूब खा लो, ये जुदाई इसलिए है ताकि हम भविष्य में बेहतर तरीके से फिर मिल सकें। अनन, अपना ख्याल रखना। बहन, तुम भी। उसके बाद दोनों ने ज्यादा बात नहीं की। पकौड़ी खत्म करने के बाद चेन सुइहुआन ने चेन सुयान को दरवाजे तक छोड़ा। जब वो घर लौटी तो घर ठंडा और खाली था और वह बिल्कुल अकेली थी। अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रस्थान। चेन सुइहुआन ने ज्यादा देर तक शोक नहीं मनाया। उसने 2 पुराने पलंगों को छोड़कर घर में बची हुई सभी चीजें, जिनमें अलमारियां और मेजें भी शामिल थीं, भंडारगृह में रख दी। दरवाजा बंद करने के बाद चेन सुइहुआन भी उस जगह में दाखिल हो गई। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मैंने कुछ फसलें काटी और फिर दूसरी फसलें बोई। महज 2-3 दिनों में ही खेत में फसलें अंकुरित हो चुकी हैं। चेन सुइहुआन मुड़ी, लकड़ी के घर में सारा फर्नीचर रखा और उसे व्यवस्थित किया, फिर एक छोटा सा कोयले का चूल्हा जलाया और चाय के अंडे उबालना शुरू कर दिया। मैं कल ट्रेन से जा रहा हूँ और मेरी यात्रा उत्तर पूर्वी चीन तक होगी। इसमें शायद कई दिन लगेंगे, इसलिए मुझे पर्याप्त भोजन की व्यवस्था करनी होगी। चाय वाले अंडे पकने के बाद चेन सुइहुआन ने लगभग 100 पकौड़ी बनाई। चाहे उसका अतीत का जीवन हो या वर्तमान जीवन, चेन सुइहुआन खाना बनाने में बहुत अच्छी नहीं है। वो जो खाना बनाती है वो न तो स्वादिष्ट होता है और न ही खराब। ये स्वादिष्ट तो नहीं है, लेकिन खाने योग्य जरूर है, इसलिए उसने केवल कुछ चाय वाले अंडे और पकौड़ी पकाई और बाकी चीजें अगली सुबह सरकारी रेस्तरां से खरीदने की योजना बनाई। चूल्हा बुझाने के बाद चेन सुइहुआन उस जगह से बाहर निकल गई, फिर बत्तियां बंद कर दी और सोने चली गई। अगली सुबह 6 बजे चेन सुइहुआन उठी और आंटी ए को अपने घर की चाबी सौंपने के लिए पड़ोस समिति गई। इसके बाद चेन सुइहुआन ने एक बड़ा कैनवास बैग उठाया और सरकारी रेस्तरां की ओर चल पड़ी। शायद पिछले कुछ दिनों से आध्यात्मिक झरने का जल पीने के कारण चेन सुइहुआन और चेन सुयान न केवल बेहतर महसूस कर रहे थे, बल्कि अधिक मजबूत भी हो गए थे। चेन सुइहुआन ने कल इसे आजमाया और वो बिना थके एक हाथ से 3 दरवाजों वाली ठोस लकड़ी की अलमारी को उठाने में सक्षम थी। इस ताकत के साथ चेन सुइहुआन ने राहत की सांस ली और अब उसे ग्रामीण इलाकों में खेती का काम करने जाने से डर नहीं लगता था। चेन सुइहुआन ने 10 उबले हुए बन, 20 से अधिक तले हुए आटे के टुकड़े और 20 पकौड़ी मंगवाई।
सरकारी रेस्तरां से निकलने के बाद वह कई अन्य रेस्तरां में गए और फिर से उबले हुए बन, पकौड़े और फ्लैट ब्रेड मंगवाई। चेन सुई हुआ खाना पकाने और तलने में माहिर है, लेकिन उसे बंस को भाप में पकाना या आटा गूंथना नहीं आता, इसलिए वह केवल अधिक मात्रा में सामान जमा कर सकती है। जब आप ग्रामीण इलाके में पहुंचेंगे तो आप अपनी इच्छानुसार सफेद आटे से बने उबले हुए बंस और पकौड़े नहीं खा पाएंगे। इसलिए मैं ढेर सारे खरीदकर अपने गोदाम में रख दूंगी ताकि बाद में आपके लिए कुछ खास बना सकूं। और समय बर्बाद करने की हिम्मत न करते हुए चेन सुई हुआ ने लगभग समय हो जाने पर बस में चढ़कर रेलवे स्टेशन की ओर प्रस्थान किया। चेन सुई हुआ के बस से उतरते ही उसने दूर से शिक्षित युवा कार्यालय के लोगों को झंडे लहराते और नारे लगाते देखा। ग्रामीण इलाकों में भेजे गए शिक्षित युवाओं, आओ और अपने ट्रेन टिकट ले लो। चेन सुई हुआ चलकर गई और उसने अपना ग्रामीण कार्य सौंपने का नोटिस दूसरे पक्ष को दे दिया। नोटिस की जांच करने के बाद उन्होंने चेन सुई हुआ को ट्रेन का टिकट दे दिया। अपना टिकट मिलने के बाद चेन सुई हुआ समूह के पीछे पीछे ट्रेन स्टेशन में गई, अपना डिब्बा ढूंढा और ट्रेन में चढ़ गई। ये पहला पड़ाव होना चाहिए। ट्रेन में ज्यादा लोग नहीं हैं, बस कुछ ही लोग हैं और वे भी एक दूसरे से काफी दूर बैठे हैं। साथ ही बहुत सारी खाली सीटें भी हैं। अपनी सीट मिलने के बाद चेन सुई हुआ ने पहले अपना सामान ऊपर लगे सामान रखने वाले रैक पर रखा और फिर खिड़की के पास बैठ गई। मेरे बैठने के कुछ ही देर बाद बहुत सारे लोग डिब्बे में आने लगे। कार के अंदर और बाहर देखते हुए कई लोग अनिच्छा से अलविदा कह रहे थे। चेन सुई हुआ को अचानक थोड़ी उदासी महसूस हुई। वो इस जगह को छोड़ने ही वाली थी और सोच रही थी कि चेन सुई कैसा होगा और क्या वह सैन्य क्षेत्र में पहुंच गया होगा। जल्दी चेन सुई हुआ के पास उदास होने का समय नहीं बचा, क्योंकि लोग उसके आसपास और उसके सामने बैठने लगे। कॉमरेड नमस्कार, मेरा नाम किनफी है। मैं एक शिक्षित युवक हूँ और ग्रामीण जीवन के लिए हेशी के पिंगसिन स्थित विजय कम्यून जा रहा हूँ। चूंकि हम साथ बैठे हैं तो आप भी शायद एक शिक्षित युवक ही होंगे, है ना। किनफी चेन सुई हुआ के बगल में बैठी थी। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। उसका चेहरा गोल था और उसके दांत बाघ की तरह नुकीले थे। चेन सुई हुआ ने मुस्कुराते हुए उसे सिर हिलाकर कहा, कॉमरेड नमस्कार, मेरा नाम चेन सुई हुआ है। मैं भी एक भेजा हुआ युवक हूँ और मैं भी शेंगली ब्रिगेड से हूँ। अरे वाह, क्या संयोग है। ये तो बहुत बढ़िया है। जब हम जाएंगे तो हमारे साथ कोई होगा और जब हम अपने परिवारों से मिलने वापस आएंगे तो हम साथ जा सकते हैं। किनफी ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन सुई हुआ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और सिर हिलाया। उनके आसपास के लोग भी उनकी बातें सुन रहे थे। जब उन्हें पता चला कि वे विजय ब्रिगेड में जा रहे हैं तो उन्होंने तुरंत अपना परिचय दिया और बताया कि वे भी विजय ब्रिगेड में जा रहे हैं। चेन सुई हुआ के सामने बैठे लगभग 20 साल के एक युवक ने कहा, ऐसा लगता है कि जब हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो एक ही क्षेत्र के लोग अक्सर साथ बैठते हैं। उनका नाम जूताओ था। जूताओ दिखने में सुंदर है, लेकिन थोड़ा दुबला है और चश्मा पहनने पर वह बहुत ही सभ्य दिखता है। जूताओ के बगल में दो और लोग बैठे थे। एक का नाम ली चांशु और दूसरे का नाम रेन करियंग था। ये तीनों हाई स्कूल में सहपाठी थे और स्नातक होने के बाद साथ में ग्रामीण इलाके में जाने के लिए पंजीकरण कराया था। चेन सुई हुआ किनफी के बगल में बैठी थी और किनफी के बगल में गाओ युए नाम की एक लड़की बैठी थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसने सफेद पॉलिएस्टर की कमीज पहनी हुई थी और कलाई पर महिलाओं की बेल के फूल वाली घड़ी थी, जिससे साफ पता चलता था कि वह एक संपन्न परिवार से थी। नतीजतन उसके सामने बैठी रेन कारिंग उसे लगातार देखती रही। परिचय संपन्न होने के बाद ट्रेन चलने लगी। चेन सुई हुआ एक तरफ चुपचाप बैठी रही और जब कोई उससे बात करता तो वह बस कुछ शब्द ही बोलती थी। अगर कोई उससे बात नहीं करता तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, खुद को उस वातावरण में लीन कर लेती है और मुर्गी के अंडे, बत्तख के अंडे और हंस के अंडे इकट्ठा करती है। फिर थोड़ा सा मक्के का आटा निकालें, उसे शकरकंद की बेलों के साथ मिलाएं और सुअरों को खिला दें। जहां तक गायों और भेड़ों की बात है, उन्हें खिलाना और भी आसान है। बस शकरकंद और आलू की बेलें बाड़ी में डाल दें और आपको उनसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। वे जो भोजन नहीं खा पाते या जो मल त्याग करते हैं वो उस स्थान द्वारा स्वचालित रूप से शुद्ध हो जाएगा। इसलिए चेन सुई हुआ को केवल उन्हें भोजन कराना है और किसी अन्य चीज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खेतों में गेहूं और चावल को पकने में लगभग 10 दिन और लगेंगे। चेन सुई हुआ ने उन पर बस कुछ ही बार नजर डाली और फिर पहाड़ के दूसरी ओर फलदार पेड़ों को देखने के लिए मुड़ गई। फलदार पेड़ और औषधीय जड़ी बूटियां काफी अच्छी तरह से बढ़ रही थी और चेन सुई हुआ ने उन्हें आध्यात्मिक झरने के जल से सींचा भी। तभी अचानक चेन सुई हुआ को डिब्बे के अंदर से लगातार तेज खांसी की आवाजें सुनाई दी। वो लगातार खांस रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वह अपने फेफड़े ही बाहर निकाल देना चाहता हो। शोर इतना तेज था कि डिब्बे में बैठे कई लोगों ने उधर देखा। चेन सुई हुआ ने नींद से जागने का नाटक किया और लगभग 4-5 सीटों की दूरी पर एक जगह की ओर देखा। खांसने वाला लड़का लगभग 14 या 15 साल का था, दुबला पतला, पीली त्वचा वाला और फटे पुराने कपड़ों में था। उसके बगल में करीब 40 साल की एक महिला बैठी थी। अधेड़ उम्र की वह महिला खांसते खांसते मौत के करीब पहुंच चुके उस लड़के को देख रही थी। उसकी आंखों में गहरा दुख था। मैंने उसके लिए दवा और पानी लाया और दवा निगलने के बाद मैंने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाई। उसे किस तरह की बीमारी है, क्या ये संक्रामक है? लड़के और उसके दोस्तों के सामने बैठे व्यक्ति ने कुछ नाराजगी भरे लहजे में पूछा। अधेड़ उम्र की महिला ने जल्दी से समझाया, मेरे बेटे को बस सर्दी लग गई है और वह बचपन से ही अस्वस्थ रहा है, इसलिए उसे इतनी खांसी हो रही है। ये संक्रामक नहीं है। जवाब मिलने के बाद भी उनके सामने बैठा व्यक्ति भौहें चढ़ाए बैठा था, लेकिन कम से कम उसने कुछ कहा नहीं। अध्याय 9 गिरोह के चोर। जैसे ही चेन सुई हुआ नजरें हटाकर लेटने और सोने का नाटक जारी रखने वाली थी, तभी उसने अचानक देखा कि एक आदमी गाड़ी के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, जिसकी धूर्त निगाहें उस अधेड़ उम्र की महिला पर टिकी हुई हैं। उसके चेहरे के भावों से ऐसा लग रहा था कि वह शायद ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या उस अधेड़ उम्र की महिला के पास कुछ पैसे हैं या नहीं। चेन सुई हुआ ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन जल्दी ही बात समझ गई। अधेड़ उम्र की महिला और लड़का डॉक्टर के पास गए होंगे और चूंकि वे वहां थे तो उनके पास पैसे जरूर होंगे। ऐसा लगता है कि काले कपड़ों वाले आदमी की नजर उन पर है। उसने तो मेरी जीवन भर की बचत चुराने की भी कोशिश की। कितना बेशर्म है। चेन सुई हुआ ने मन ही मन सोचा। उसने सोने का नाटक करना छोड़ दिया और उस आदमी पर नजर रखने लगी, ये देखने के लिए कि वो कब हरकत करेगा। लड़का बहुत गंभीर रूप से बीमार है, हो सकता है कि वह इलाज के लिए इस पैसे पर निर्भर हो। उसे हर हाल में उसके लिए यह पैसा बचाकर रखना चाहिए। पिछले 2 दिनों में चेन सुई हुआ की ताकत में काफी वृद्धि हुई है। अपनी वर्तमान ताकत से वह निश्चित रूप से इस चोर को एक ही मुक्के से उड़ा सकती है। 2 और स्टेशनों पर रुकने के बाद डिब्बा और भी भीड़ भाड़ वाला हो गया। जिन लोगों को सीटें नहीं मिली थी, उनमें से कई छोटे-छोटे समूहों में जोर-जोर से शिकायत कर रहे थे, जिससे डिब्बा शोरगुल भरा हो गया और सभी को एक अजीब सी झनझनाहट महसूस होने लगी। वो आदमी स्थिर खड़ा रहा, उसकी नजरें कभी-कभी उस बंडल पर पड़ती थी जिसे अधेड़ उम्र की महिला ले जा रही थी। चेन सुई हुआ उसे लगातार घूर नहीं सकती थी, इसलिए उसने भी बीच-बीच में उधर देखने का नाटक किया। अचानक चेन सुई हुआ ने देखा कि वो आदमी अपना सिर घुमाकर थोड़ी दूर गलियारे में सिगरेट पी रहे आदमी के साथ कुछ हाथ के इशारों का आदान-प्रदान कर रहा है। ये तो गिरोह से जुड़ा अपराध निकला, चेन सुई हुआ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। दूसरी तरफ कितने लोग थे, इस बारे में अनिश्चित होने के कारण चेन सुई हुआ ने अपनी कोई भी कमजोरी उजागर करने की हिम्मत नहीं की। वो अपने आसपास के अन्य शिक्षित युवकों से बातचीत करती रही, लेकिन उसका सारा ध्यान उन 2 पुरुषों पर केंद्रित था। जल्द ही अंधेरा हो गया और ट्रेन के डिब्बे में तरह-तरह की गंधों के अलावा फिर से खाने की खुशबू आने लगी। उन्होंने अपने पैक किए हुए लंच बॉक्स निकालकर खाना शुरू कर दिया। किनफी और गाओ यो एक सरकारी रेस्तरां से मंगवाए गए ब्रेस्ट पोर्क खा रहे थे। चेन सुई हुआ ने पहले से बनाए हुए पकौड़े निकाले, जिन्हें उसने जानबूझकर ठंडा होने दिया था और फिर अपने भंडारण स्थान में रखा था। अब वे खाने के लिए बिल्कुल सही आकार के थे। सामने बैठे तीनों लड़के जूताओ और चेन सुई हुआ की तरह मांस के पकौड़े खा रहे थे, जबकि ली चांशु और रेन करियंग शाकाहारी पकौड़े खा रहे थे। कहावत के अनुसार बाहर जाते समय पकौड़ी खाओ, घर आते समय नूडल्स खाओ। ऐसा लगता है कि इन तीनों लड़कों के परिवार उनके साथ काफी अच्छा व्यवहार करते हैं। खाना खत्म करने के बाद वे छहों बारी-बारी से शौचालय गए और हर कोई अपनी सीट की ओर देख रहा था। चेन सुई हुआ भी एक बार गई। शौचालय से बाहर आने के बाद उसने जानबूझकर बैठने से असहज होने का नाटक किया और आराम करने के लिए खड़ी हो गई।
वो कुछ देर तक गलियारे में खड़ी रही। इस दौरान चेन सुइहुआन मूल रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम थी कि काले कपड़े पहने उस व्यक्ति का केवल एक ही साथी था, वो व्यक्ति जो धूम्रपान कर रहा था। दूसरे पक्ष के लोगों की संख्या जानकर चेन सुइहुआन को राहत मिली। उसे पूरा भरोसा था कि वह 2 आदमियों को संभाल सकती है। कुछ ही देर में गाड़ी में सन्नाटा छा गया और कई लोग सो गए। अपनी अपनी सीटों पर बैठे 6 लोगों ने बारी-बारी से सोने और रात में 2 लोगों को पहरा देने के लिए छोड़ने पर चर्चा की। चेन सुइहुआन ने कहा, मैंने दिन में झपकी ली थी, इसलिए मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। मैं रात के पहले आधे हिस्से में पहरा दूंगा। जू ताओ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चेन सुइहुआन ने मना नहीं किया और वे दोनों पहरा देने लगे। पहले तो वे आपस में बातें करते रहे, लेकिन बाद में गाड़ी में सन्नाटा छा गया। दोनों चुप हो गए। चेन सुइहुआन को अब जू ताओ से निपटने की कोई जरूरत नहीं थी और उसने अपना सारा ध्यान काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति और अंधेरे में सिगरेट पी रहे व्यक्ति पर केंद्रित कर दिया। ये दोनों जेब कतरे जरूर अनुभवी होंगे। वे अविश्वसनीय रूप से धैर्यवान थे। आधी रात के बाद तक इंतजार करते रहे। जब डिब्बे में बैठे सभी लोग ऊँघ रहे थे, तब जाकर उन्होंने अपना काम अंजाम दिया। सोने से पहले चेन सुइहुआन ने अपनी सीट को सबसे बाहरी स्थिति में खिसका लिया ताकि वह आसानी से हिल डुल सके। चेन सुइहुआन अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गई, अपनी आंखें सिकोड़कर ऊँघने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में उसका सारा ध्यान काले कपड़ों में उस आदमी पर था जो उसकी ओर आ रहा था। पहले तो गलियारे में काफी लोग खड़े थे, लेकिन इस समय वे सभी गलियारे में कुर्सियों से टेक लगाकर बैठे हुए थे और गहरी नींद में सो रहे थे। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से अधेड़ उम्र की महिला और लड़के तक पहुंचने की कोशिश की, फिर थोड़ी सी जगह बनाकर चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया। काले कपड़े पहने उस आदमी पर नजर रखने के बजाय सिगरेट पीता हुआ आदमी दूसरी सीट पर बैठ गया और अच्छे कपड़े पहने एक पढ़ी लिखी युवती की ओर हाथ बढ़ाया। ये देखकर कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकती, चेन सुइहुआन चुपचाप खड़ी हो गई और काले कपड़े पहने उस आदमी के पास जाने की कोशिश की जो उसकी तरफ पीट करके पैसे निकाल रहा था। उसने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि अचानक चेन सुइहुआन का हाथ पकड़ लिया गया। चौंककर उसने अपना सिर घुमाया और एक सांवले रंग के लेकिन आकर्षक व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति लगभग 24 या 25 वर्ष का था, जिसने सफेद कमीज और काली पतलून पहन रखी थी। वो अपनी सीट पर सीधा बैठा था, एक हाथ से चेन सुइहुआन को मजबूती से पकड़े हुए था। चेन सुइहुआन को शुरू में लगा कि इन दोनों के साथ कोई और भी शामिल है, लेकिन जब उसने इस व्यक्ति को देखा तो उसे अचानक राहत महसूस हुई। हालांकि यह व्यक्ति कुछ हद तक उग्र दिखता था, लेकिन उसका रूप रंग बहुत ही मर्दाना था, जिसमें तीक्ष्ण चेहरे की बनावट और भौहों के बीच एक प्रभावशाली व्यक्तित्व झलकता था। विशेष रूप से उसकी आंखें गहरी और तेज थी। उस तरह के पहनावे को देखकर तो वह चोर जैसा बिल्कुल नहीं लगता, वह तो एक सैनिक जैसा दिखता है। चेन सुइहुआन का अकड़ा हुआ शरीर तुरंत ढीला पड़ गया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह धीरे-धीरे उस व्यक्ति के बगल में बैठ गया। क्या तुम सैनिक हो? चेन सुइहुआन ने धीमी आवाज में उस आदमी से पूछा। उस आदमी ने अपने सामने खड़े दोनों चोरों की ओर देखते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ, वापस जाओ और बैठ जाओ। ये काम मुझ पर छोड़ दो। सैनिकों की मौजूदगी से चेन सुइहुआन को काफी राहत महसूस हुई। चोरों को पकड़ने का काम पेशेवरों पर छोड़ देना ही बेहतर था। चेन सुइहुआन ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और फिर चुपचाप अपनी सीट पर वापस बैठ गई। चेन सुइहुआन अभी बैठी ही थी कि उसने अपने सामने एक काली आकृति को उड़ते हुए देखा। ये वही आदमी था जो पहले मिला था। वह बिजली की गति और फुर्ती से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही काले कपड़े पहने आदमी को कंधे से पकड़ लिया। उस आदमी की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और अचानक ताकत का एक झोंका आया, जिससे उसने काले कपड़े पहने आदमी की बांह को उखाड़ दिया। काले कपड़ों में लिपटे व्यक्ति ने एक तीखी चीख मारी, लेकिन उस व्यक्ति ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कुछ कदम दूर खड़े धूम्रपान कर रहे व्यक्ति की ओर दौड़ता रहा। सिगरेट पीता हुआ आदमी कद में छोटा था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया और गति बहुत तेज थी। काले कपड़े पहने आदमी की आवाज सुनते ही उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और भाग गया। लेकिन अब गलियारा लेटे हुए लोगों से भरा हुआ था। कुछ कदम दौड़ने के बाद उसने कई लोगों को कुचल दिया और उनमें से कई उसके पैरों तले रौंदने से घायल हो गए। वे उठकर बड़बड़ाने लगे। लोगों को उठते देख उस आदमी का चेहरा उतर गया। उसने दोनों हाथों से कुर्सी की पीठ को सहारा दिया और उनके सिर के ऊपर से छलांग लगा दी। सिगरेट पी रहा वह आदमी अभी कुछ ही कदम दौड़ा होगा कि दूसरे आदमी ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और उसने अपना हाथ दबाया। ये देखकर कि उसने गाड़ी में बैठे सभी लोगों को जगा दिया है, उसने हिम्मत जुटाई और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। अध्याय 10 काले चेहरे वाला सिपाही। चेन सुइहुआन ने काले कपड़े पहने उस आदमी को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई और फिर वो खड़ी हो गई और काले कपड़े पहने उस आदमी के सामने खड़ी हो गई। उसने हाथ उठाया और उसे घूसा मारा। चेन सुइहुआन का एक सहकर्मी था जो फ्री फाइटिंग का अभ्यास करता था। उस सहकर्मी ने उसे बताया था कि अगर उसे जोर से मारना है तो उसे दूसरे व्यक्ति की नाक पर मारना चाहिए। चेन सुइहुआन का मुक्का सीधे अश्वेत व्यक्ति की नाक पर लगा। एक ही मुक्के से वह अश्वेत व्यक्ति 2 मीटर दूर जा गिरा। उसकी नाक से खून बह रहा था। किनफी और जो हाउ, जो अभी जागे थे, ने आंखें खोली तो देखा कि चेन सुइहुआन एक आदमी को मुक्का मारकर हवा में उछाल रही है। दोनों को ऐसा लगा जैसे वे अभी भी आधी नींद में थे। चेन सुइहुआन की लंबाई 1.65 मीटर है और वजन 100 पाउंड से भी कम है। उन्हें जरूर भ्रम हुआ होगा कि चेन सुइहुआन ने सचमुच एक आदमी को धक्का देकर गिरा दिया। चोर को रोको, इस आदमी को अभी पकड़ो, ये चोर है। चेन सुइहुआन ने मुट्ठी पीछे खींचते हुए काले कपड़े पहने आदमी की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। चेन सुइहुआन की चीख इतनी तेज थी कि गाड़ी में बैठे सभी लोग चौंककर जाग गए और उनकी नींद तुरंत गायब हो गई। किनफी और बाकी लोग तो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। वहां खड़ा आदमी सिगरेट पीते हुए आदमी को उठाकर लाया और उसे काले कपड़े पहने आदमी पर फेंक दिया। दोनों चोर गलियारे में मरे हुए कुत्तों की तरह पड़े रहे। चेन सुइहुआन ने उस आदमी को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसने पाया कि वह आदमी भौहें चढ़ाए हुए था और उसे नापसंद भरी नजरों से देख रहा था। यह आदमी वाकई बेहद आकर्षक है। उसकी भौहें तलवार जैसी नुकीली हैं और आंखें चमकीली हैं। वो बहुत तंदुरुस्त और आक्रामक दिखता है, लेकिन उसकी त्वचा थोड़ी सांवली है। जब वह भौहें चढ़ाकर लोगों को देखता है तो वह कुछ हद तक उग्र प्रतीत होता है। चेन सुइहुआन इस तरह के व्यक्ति से थोड़ी घबराई हुई थी और उस आदमी के चेहरे के भाव देखकर उसने तुरंत बोलना बंद कर दिया। उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। उसने एक बार फिर उस आदमी की तरफ देखा, फिर तुरंत आज्ञाकारी मुद्रा में खड़ी हो गई, अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रही। लू शिंग्यान ने अपने सामने खड़ी उस साहसी छोटी लड़की को देखा। वो उससे डरी हुई लग रही थी। जैसे ही उसकी निगाहें लू शिंग्यान की निगाहों से मिली, उसका शरीर कांपने लगा। उसके चेहरे की प्यारी मुस्कान तुरंत गायब हो गई और वह चुपचाप और आज्ञाकारी भाव से मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने चुपके से खुद की तरफ देखा, फिर तुरंत ही नजरें हटा ली, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा जिसने कुछ गलत किया हो और उस वयस्क का सामना करने की हिम्मत न कर रहा हो जो अब गुस्सा होने वाला हो। लू शिंग्यान जानता था कि वो उग्र दिख रहा था और आमतौर पर जब वो अपने आदमियों को घूरता था तो उसके अधीन अनुभवी सैनिक बटेरों की तरह व्यवहार करते थे। ये सोचकर कि यह एक नाजुक युवती है, लू शिंग्यान ने अपनी भौहें थोड़ी ढीली कर ली। मैं आपको दोष नहीं दे रहा, लेकिन वो एक वयस्क व्यक्ति है और वह बार-बार अपराध करने वाला है। मुझे नहीं पता कि उसके पास कोई हथियार है या नहीं। अगर आप उसे रोकने की हिम्मत करते हैं तो क्या होगा अगर वह आपको चोट पहुंचाए? चेन सुइहुआन ने सिर हिलाया, लू शिंग्यान की ओर देखा जिसका चेहरा अब उतना उदास नहीं था और कहा, ये पूरी तरह से मेरी अचेतन क्रिया थी। मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। साथ ही मैं स्वभाव से ही ताकतवर हूँ, ज्यादातर लोग मेरे सामने टिक नहीं पाते। चेन सुइहुआन अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन लू शिंग्यान की भौहें फिर से सिकुड़ती देख उसने तुरंत बोलना बंद कर दिया। तुम चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, तलवारों का सामना नहीं कर सकती। अगली बार इतनी लापरवाही मत करना। चेन सुइहुआन को बटेर की तरह पीछे हटते देख लू शिंग्यान ने उसे फिर से डांटने के अलावा कुछ नहीं किया। चेन सुइहुआन ने ऊपरी तौर पर ईमानदारी से सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन उसने सोचा, हुआन जरूर सेना में कोई अधिकारी होगा। वह तो ऐसे बोलता है जैसे लोगों को उपदेश दे रहा हो। दोनों की बात पूरी होने से पहले ही शोर सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट दौड़कर वहां पहुंची। लू शिंग्यान ने अटेंडेंट की मदद से दोनों चोरों को पकड़ लिया।
कॉमरेड चेन, अभी क्या हुआ? क्या वे दोनों आदमी सचमुच चोर थे? किन फी ने चेन सुइहुआ के कपड़े खींचते हुए धीमी आवाज में पूछा। सामने खड़े तीनों व्यक्ति, जू ताओ और उसका साथी, भी उत्सुकता भरी नजरों से उनकी ओर देखने लगे। दरअसल सिर्फ वे तीनों ही नहीं थे, डिब्बे में बैठे लगभग सभी लोग खड़े हो गए और चेन सुइहुआ की ओर देखने लगे। चेन सुइहुआ किनफी के बगल में वापस बैठ गई और उसने अभी हुई घटना का ब्यौरा दिया। सौभाग्य से हमारी गाड़ी में एक सैनिक था, उसकी बदौलत हमने उन दोनों चोरों को पकड़ लिया, चेन सुइहुआ ने कहा। चेन सुइहुआ का वर्णन सुनकर मां और बेटे के मन में भय की लहर दौड़ गई और वे अपने बेटे को कसकर गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखें लाल हो गईं। ये चोर मरने के लायक हैं। इन्होंने मेरी जीवन भर की बचत भी चुरा ली। मुझे डर है कि इन्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही, ये सब उस सैनिक साथी की बदौलत ही संभव हो पाया है। हमें इस छोटी बच्ची का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने अभी साफ देखा, उसने एक ही मुक्के से उस चोर को गिरा दिया। गाओ यू ने चमकती आंखों से चेन सुइहुआ को देखा, हाथ बढ़ाकर उसकी बांह को चुटकी से दबाया और फिर कहा, मैंने भी देखा। तुम इतनी अद्भुत कैसे हो? क्या तुम बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही हो? किनफी ने चेन सुइहुआ की बांह को 2-3 बार चुटकी से दबाया और पाया कि चेन सुइहुआ की बांह का मांस नरम और मुलायम था, मांसपेशियों जैसा नहीं। चेन सुइहुआ ने हंसते हुए उन दोनों के हाथों को झटक दिया। मुझे मार्शल आर्ट नहीं आती, मैं बस आम आदमी से कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। चूंकि वह अपनी ताकत को छिपा नहीं सकती थी, इसलिए चेन सुइहुआ ने सीधे यह बात कह दी। किनफी और गाओ यूए ने तुरंत ईर्ष्या भरी नजरों से चेन सुइहुआ की ओर देखा। काश मुझ में भी वैसी ताकत होती, तो ग्रामीण इलाकों में काम करना मेरे लिए कोई समस्या ही नहीं होती। उन दो लड़कियों की तो बात ही छोड़िए, उनके सामने बैठे तीनों लड़के भी ईर्ष्या से देख रहे थे। जब आप कम्यून में काम करने जाते हैं, तो आपको काम के पॉइंट मिलते हैं। आप जो भी काम करते हैं, उसके लिए आपको भुगतान मिलता है। अगर आप बहुत कम काम करते हैं, तो आपको शायद ज्यादा अनाज नहीं मिलेगा और फिर तो जीवन यापन करना भी मुश्किल हो जाएगा। इतनी ताकत के साथ उसे सेंटीमीटर की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी, जिससे वे सभी बेहद ईर्ष्या करते हैं। लगभग 1 घंटे तक पूरी बोगी में शोरगुल मचता रहा, फिर धीरे-धीरे शांति छा गई। आखिरकार रात काफी हो चुकी थी और सफर थका देने वाला था, इसलिए सभी को थोड़ी नींद आ रही थी। लू शिंग्यान इसी समय वापस लौटी। चेन सुइहुआ ने जब उसे देखा तो मुस्कुराई। लू शिंग्यान एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर उसने सिर हिलाया और वापस बैठ गया। वह सिपाही सचमुच बहुत लंबा है। किनफी ने चेन सुइहुआ की नजर का पीछा किया और लू शिंग्यान को देखा, फिर चेन सुइहुआ से फुसफुसाकर कहा। चेन सुइहुआ ने सिर हिलाया। लू शिंग्यान की लंबाई लगभग 1.8 मीटर थी, उसके कंधे चौड़े, कमर पतली और पैर लंबे थे। निश्चित रूप से सभी सुंदर युवकों को राज्य के हवाले कर दिया गया है। अपने छोटे भाई के बारे में सोचते हुए, जो अभी पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ था, चेन सुइहुआ ने फिर से सिर हिलाया। हालांकि वह दिखने में छोटा था, लेकिन वह पहले से ही समझ गई थी कि वह एक सुंदर युवक है। गाओ यू भी कुछ हिचकिचाते हुए पास आई और बोली, वो लंबा और सुंदर तो है, लेकिन बहुत ही क्रूर है। वह मेरे दादाजी जैसा दिखता है, जो डरावना है। तीनों ने एकमत होकर सिर हिलाया। रात काफी ढल चुकी थी और शुरुआती उत्साह के बाद सब लोग फिर से थक चुके थे। इस बार चेन सुइहुआ के मन में कुछ भी नहीं था और वह जल्दी सो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो अगली सुबह हो चुकी थी। 3-4 दिन तक हिलती जुलती ट्रेन की यात्रा के बाद आखिरकार हम हेलोंगजियांग प्रांत पहुंचे। जैसे ही चेन सुइहुआन बस से उतरी, उसने सैनिक को फिर से देखा, वह भी उतर रहा था। आप भी इसी स्टेशन पर उतर रहे हैं, क्या संयोग है? चेन सुइहुआ ने उससे बातचीत शुरू की। चेन सुइहुआ पहले थोड़ी दुबली पतली और पीली त्वचा वाली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अंतरिक्ष का पानी पीने के कारण उसकी त्वचा और भी गोरी और चमकदार हो गई है। इसके अलावा उसकी चमकदार और साफ आंखें और मुस्कुराने पर उसके चेहरे पर पड़ने वाले डिंपल, ये सब देखकर लू शिंग्यान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। हालांकि उसे जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसने चेन सुइहुआ का सामान अपनी पीठ पर रख लिया। पहले आप ट्रेन से उतर जाइए, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे।